व्हाट्सअप ऑल द सेकेंडरी के एप्लीकेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होगी। और आप लोगों की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से मुझे ऐसा लग रहा था कि चल रही है, बट आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके कमेंट से साफ पता चल रहा है कि आप लोग तैयारी तो कर नहीं रहे हो। आप लोग सिर्फ डिमांड करते हो कि आपको ये वन शॉट चाहिए, आपको वो वन शॉट चाहिए, और जब वो आ जाता है तो उसके व्यूज़ और उसके लाइक्स देख के जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और मैं देख रहा होता हूँ कि उस पर जो है जितने व्यूज़ या लाइक्स या कमेंट्स आने चाहिए उतने नहीं आते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग, है ना? ये चीज़ बेकार है यार। आप लोग डिमांड करते हो तो यार आप लोग उस वीडियो को सपोर्ट भी किया करो, उस वीडियो पे लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब हटाते हैं अब। आप लोगों का जो ओपिनियन है वो है। आप लोगों के लिए मैं यूनिट 3 ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की ले आया हूँ, और इस यूनिट 3 को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और यूनिट 1 और 2 दोनों का वन शॉट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 वन शॉट यूनिट के ऑलरेडी अपलोडेड है, और आप लोगों का जो टफल है उसकी भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और यूनिट 1 अपलोड कर दिया है। ठीक है? तो हमारी तरफ से तो कोई कमी है नहीं, कमी आपकी तरफ से है, आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग वेबसाइट से ले लेना, और आपको अब इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है आपका फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस बोले तो एक ऐसा इंटरफेस हैविंग एक ऐसा इंटरफेस विच इज हैविंग सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, विच इज हैविंग सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एक ऐसा इंटरफेस जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका फंक्शनल इंटरफेस। तो अगर आपसे कोई पूछे फंक्शनल इंटरफेस क्या है, तो इट्स जस्ट अ इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। देयर इज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एंड ये यूज होता है टू इम्प्लीमेंट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शनल इंटरफेस? इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट, इसलिए यूज होता है, इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट दी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। बढ़िया है, ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है आपका। तो आई होप आपको इतनी जो है ना जो नॉलेज दी गई है वो अब आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। आइए इसको सिंटेक्स देखते हैं। तो ये यहाँ पर एनोटेशन बता दिया है, एनोटेशन एट द रेट आपकी फंक्शनल इंटरफेस। तो ये क्या आपकी एनोटेशन, जो कि बता रही है कि ये जो आपका इंटरफेस नीचे बना रहे हो ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो होना चाहिए। तो लेट्स से हमने बनाया इंटरफेस, माई इंटरफेस, और हमने यहाँ देखा कि देयर इज अ मेथड वॉइड शो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। देख रहे हो, इसको क्लोज कर दिया, इसको डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अगर फीचर्स पे ध्यान दो तो इट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका, सॉरी, अगर आप फंक्शनल इंटरफेस के फीचर्स पर ध्यान दो तो इसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, और इसके अंदर आप डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड जितनी मर्जी उतरा ले लो, जितने डिफॉल्ट लेने हैं, जितने स्टैटिक मेथड लेने हैं आप ले सकते हो, बट आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी ओनली वन। एंड यहाँ पर इसको एनोटेट किया गया है विद द एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं है, बट इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एरर। अब मान लो अगर आपने ये एनोटेशन अप्लाई कर दी ऊपर फंक्शनल एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस आपने लिख दिया, अब अगर आप अपने इंटरफेस के अंदर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हो तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एरर्स, एंड ये यूज होता है टू इम्प्लीमेंट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली इट सपोर्ट्स लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, और अभी हम मेथड रेफरेंसेस पढ़ेंगे, उसके लिए भी ये यूजफुल है। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज यूज टू राइट द मोर कंसाइज, रीडेबल एंड क्लीन कोड, एंड इसकी मदद से फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग, यानी आप लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को अगर आपने कभी देखा हो, तो अभी हम देखेंगे वैसे लेटर ऑनवर्ड्स, तो उसकी मदद से जो है आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी कंसाइज हो जाती है, रीडेबल हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू पास बिहेवियर एज अ पैरामीटर। इसका इस्तेमाल होता है टू पास द बिहेवियर एज अ पैरामीटर। बिहेवियर मतलब द बिहेवियर, किस तरह से बिहेव करेगा आपका मेथड जो है, और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। बढ़िया। जैसे यहाँ पर लिख रखा है माई इंटरफेस ओबीजे, इसका ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे लिख रखा है आपका आपका बंद करा आपने पैरेंथेसिस को, एंड देन एरो यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, एंड देन ओबीजे विद दिस ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द शो मेथड। तो देखो, कहानी अगर हम थोड़ा सा अगर इसको रिकैप टाइप का करें, तो अगर मैं आपको बताऊं तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है हमारा, एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिख कर छोड़ देते हैं, उनका हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। फंक्शनल इंटरफेस का इस्तेमाल फॉर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फीचर्स देखे, तो कई सारे यहाँ पर हमने फीचर्स देखे जो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हमने एडवांटेज भी देखा कि इसको कोड जो है कंसाइज, रीडेबल बनाता है, फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, और हम बिहेवियर को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। हमने ये पॉइंट भी देखा। ठीक है, जैसे किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भेजना, वही होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको अब हमने उसके बाद हमने देखा कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस के साथ यूज कैसे करते हैं, जहाँ पर हमने बनाया एक इंटरफेस, तो आपका इंटरफेस था माई इंटरफेस, और उस माई इंटरफेस को हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, एंड देन हमने यूजिंग दी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हमने अपना प्रिंट स्टेटमेंट हेलो जो है उसको प्रिंट करवाया। तो वहाँ पर हमने देखा जो पैरेंथेसिस और एरो था, पैरेंथेसिस और एरो था, उसका मतलब क्या था कि कोई इनपुट नहीं है, सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करना है। तो आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा, मतलब कोई इनपुट नहीं है, बट सिर्फ क्या करना है आपको, एक एक्शन परफॉर्म करना है, और वो एक्शन क्या था आपका कि आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा देना है।
कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपने कोई एक्शन डिफाइन नहीं कर रखा, आपका सिर्फ सिंपल सा टास्क दे रहे हो कि ये जो आपका कोड है वो आपको हेलो प्रिंट करके दे दे, बस दैट्स इट। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब फंक्शनल इंटरफेस जो है काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि आपका प्रेडिकेट, आपका फंक्शन, आपका कंज्यूमर, आपका सप्लायर, आपका बाई फंक्शन, जिसमें से ये चार जो है ये आपके मेन है। आपका प्रेडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर और सप्लाई, ये चारों आपके मेन है। चारों की सिग्नेचर्स देखो कैसे 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 लगते हैं। जो आपका प्रेडिकेट है वो हमेशा बूलियन से रिलेटेड है। वो क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है और आउटपुट रिटर्न करता है आइदर ट्रू या फिर फॉल्स या फिर फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो बूलियन टेस्ट आपका इस तरह से आप इसको लिखते हो एंड ये आपके कंडीशन को लेता है और ट्रू फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। फंक्शन क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर इनपुट टी लेता है और रिटर्न करता है एक आउटपुट आर। तो ये एक टी इनपुट लेता है और आपका एक आउटपुट आर रिटर्न कर देता है। अब कंज्यूमर क्या करता है, ये एक एक्शन परफॉर्म करता है ऑन टी, मतलब जो भी आप टी पास कर रहे हो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करता है एंड देयर इज नो रिटर्न। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर जो है वो एक वैल्यू देता है ऑफ टाइप टी, जिसमें कोई इनपुट नहीं होता बेसिकली। तो इसकी मदद से हम एक वैल्यू को फेच कर रहे होते हैं बेसिकली। सप्लायर विच इज सप्लाइंग समथिंग, दैट इज विच इज प्रोवाइडिंग अस समथिंग, सो वी आर फेचिंग समथिंग फ्रॉम हिम। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ द सप्लायर। और बाई फंक्शन में क्या होता है, बाई फंक्शन में यू आर पुटिंग द थ्री आर्गुमेंट्स टी यू आर। तो यहाँ पर दो इनपुट होते हैं जो कि टी है और आपका यू है, ये दोनों आपके इनपुट है और आपका आर आपका आउटपुट है। यानी कि दो इनपुट देके आप सिंगल रिजल्ट देते हो। आपने ये एक और ये आपका दो और इसको आपने डाला तो आपका एक सिंगल आउटपुट निकल के आया, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन जो है बिल्ट इन है फॉर द फंक्शनल इंटरफेस। आप सभी के एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आप एग्जांपल देखो, सबसे पहले प्रेडिकेट। आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे प्रेडिकेट कीवर्ड, बढ़िया। फिर आपने बनाई डायमंड ऑपरेटर्स, इसके अंदर आपने लिखा इंटीजर यानी कि द डेटा टाइप। उसके बाद आपने लिखा इज इवन, जो आप चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो क्या ये इवन है कि नहीं, इज इक्वल टू एक्स टेंस एक्स मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गई आपकी कंडीशन कि क्या एक्स मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो है कि नहीं है, ये आपने लिख दिया अपनी कंडीशन। तो यहाँ पर अगर इसका सिंटेक्स देखो तो पूरा सिंटेक्स फॉलो हुआ है आपका, ये रहा पूरा आपका सिंटेक्स फॉलो हो रहा है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर क्या प्रिंट करवा लेंगे, इज इवन मेथड डालेंगे और इज इवन के अंदर डॉट क्या लिखोगे, टेस्ट। इसको यहाँ पर टेस्ट ही लिखते हैं, ध्यान रखना ये कन्वेंशनल है कि इसको यहाँ पर टेस्ट ही लिखना है। तो आप टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसी को लिखोगे, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल है, ये मत सोचना ये कहाँ से आ गया। तो आपने अपना जो भी बनाया था इज इवन उसको यूजिंग डॉट टेस्ट और उसके अंदर आपने वैल्यू पास कर दी 4। तो अगर आप 4 वैल्यू पास करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 कहाँ पर असाइन हो जाएगी, यहाँ पर। और वो टेस्ट चेक होगा 4 मॉड्यूलो 2, तो 4 मॉड्यूलो 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और अगर आंसर 0 आएगा, अगर आंसर 0 आएगा तो आपका काम बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो है इनपुट है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जो कि आपका फंक्शन। फंक्शन में क्या है आपका कि आपने लिखा फंक्शन और ये क्या करता है, ये एक इनपुट लेता है, लेट्स से इनपुट आपका स्ट्रिंग टाइप का है और एक आपका हो गया इंटीजर। और आपने यहाँ पे लिख दी लेंथ, और आप लेंथ किसकी फाइंड कर रहे हो, अपने स्ट्रिंग की। तो आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर रहे हो, ठीक है। आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर रहे हो, तो लेंथ इक्वल टू str पॉइंटिंग आउट द एरो str डॉट लेंथ। विद दिस मेथड आप क्या फाइंड कर रहे हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करो और आप क्या करो, यूजिंग लेंथ डॉट अप्लाई। यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, अप्लाई। जैसे वहाँ प्रेडिकेट में आप क्या यूज कर रहे थे, आप प्रेडिकेट में यूज कर रहे थे टेस्ट, तो यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, यहाँ पर आप यूज करते हो अप्लाई। तो आपने अप्लाई करा और अप्लाई के अंदर आपने डाल दिया जावा, और जावा स्ट्रिंग की इसने लेंथ काउंट करी, तो यहाँ पर आ गया 1, आपका 2, आपका 3 और आपका 4। तो इसने रिजल्ट दे दिया 4। तो देखो इसने क्या लिया, इसने इनपुट लिया स्ट्रिंग को और रिजल्ट जो दिया उसने आउटपुट इंटीजर दिया। तो ये आपका इनपुट था, इनपुट के लिए था स्ट्रिंग और ये आपका आउटपुट के लिए था इंटीजर। इसने एक स्ट्रिंग इनपुट ली और उसकी लेंथ फाइंड करके एक आउटपुट आपका इंटीजर वैल्यू दे दी। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, आपने लिखा कंज्यूमर कीवर्ड, अंदर आपने वैल्यू पास करी स्ट्रिंग, फिर आपने प्रिंट यूज करा और आप यहाँ पर लिखवा रहे हो एस इज टेंडिंग टू दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और एस, और फिर आपने प्रिंट डॉट एक्सेप्ट। कंज्यूमर के लिए आप लिखोगे एक्सेप्ट, क्या लिखोगे एक्सेप्ट। कंज्यूमर के लिए आप क्या लिखोगे एक्सेप्ट, और यहाँ पर आप लिख दोगे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो आपका कंज्यूमर होता है ये रहा, वो क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है किसी सिंगल इनपुट टी पर। तो जैसे यहाँ पर आपका जो भी स्ट्रिंग थी उस पर ये क्या परफॉर्म कर रहा था, ऑपरेशन, कि वो उसको प्रिंट करवा रहा था। तो ये इस जो भी स्ट्रिंग होगी इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि ये इसे प्रिंट करवा देगा। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दी एस टेंडिंग टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इस एस को आप प्रिंट करा दो। तो ये जो आपका एस है ये आपका एक तरह का क्या हो गया, इनपुट जिसका टाइप स्ट्रिंग है, और इसी को आपको बस क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो ये आपका हो गया एक्शन, ये क्या हो गया आपका एक्शन। तो आपका इनपुट है जिस पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि उसको हमें प्रिंट करवा देना है, क्या करवा देना, प्रिंट। तो आप फाइनली प्रिंट डॉट एक्सेप्ट, ध्यान रखना यहाँ पे लिखोगे आप एक्सेप्ट, प्रिंट डॉट एक्सेप्ट आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बढ़िया। क्या आपको कहानी समझ में आई, क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई, कितना इजी था, इसमें कुछ आपको हार्ड लगा नहीं होगा, वैसे सिंपल था, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड था नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये फॉर्मेट दिमाग में रख लो कि किस चीज़ को कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है, किस चीज़ को कैसे करवाना है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सिंटैक्स आपको समझ में आ रहे हैं। प्रेडिकेट में हमने क्या करा, प्रेडिकेट में हम टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, किसका, साथ साथ देखते जाओ, देखो मैं साथ साथ रिकैप कराते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर हमने फंक्शन में किसका इस्तेमाल करा था, फंक्शन में इस्तेमाल करा हमने अप्लाई का, किसका यूज करा, अप्लाई। फिर हमने कंज्यूमर में किसका इस्तेमाल करा, कंज्यूमर में इस्तेमाल करा हमने आपका एक्सेप्ट। और अब आता है आपका सप्लायर। सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई कुछ देगा तो हम उसको क्या करेंगे, फेच करेंगे, या यूं कह लें गेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, गेट। क्या यूज करोगे, गेट। जैसे यहाँ पे आपने लिखा सप्लायर और आपका जो भी इनपुट है उसका टाइप है आपका डबल, रैंडम आपने यूज करा इक्वल्स टू, ये आपने खाली छोड़े पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पर लिखा आपने मैथ डॉट रैंडम। क्या है, मैथ डॉट रैंडम। आपने मैथ डॉट रैंडम कॉल करा जो कि क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। फिर आपने प्रिंट करवा लिया, ये जो अभी आपका रैंडम था, रैंडम डॉट गेट, आप गेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप गेट कर रहे हो। तो अगर ये गेट करा तो ये आपको कोई भी एक रैंडम नंबर प्रिंट करके दे देगा। तो इट विल रिटर्न अ रैंडम नंबर, ये कोई भी एक रैंडम नंबर आपको रिटर्न करके दे देगा जिसका टाइप क्या होगा, आपका डबल। अब हम लोग जो अभी तक हमने बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस पढ़े हैं उन सभी को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग कोड, और इसके बाद हम यूजर डिफाइन या कस्टम इंप्लीमेंट, कस्टम जो आपके फंक्शनल इंटरफेस है उसे इंप्लीमेंट करेंगे विद द कोड। पहले हम सारे बिल्ट इन वालों को कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं विद द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता था, प्रेडिकेट जो है आपकी कंडीशन चेक करता था कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसको आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। तो इंपोर्ट लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट प्रेडिकेट। दिस इज द वे टू यूज प्रेडिकेट इन योर कोड, ठीक है। अब पब्लिक क्लास मेन, तो आप अपनी मेन क्लास बना रहे हो और उसके अंदर आप क्या बनाओगे, अपना मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस बनाओगे, इसके अंदर आप स्ट्रिंग एरे पास करोगे और आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका काम। आगे बढ़ते हैं। अब सिंटैक्स याद करो कैसे लिखते थे। सबसे पहले कीवर्ड लिखोगे प्रेडिकेट, बढ़िया। देन यू विल मेक द डायमंड ऑपरेटर्स, इनसाइड द डायमंड ऑपरेटर्स यू विल राइट द डेटा टाइप ऑफ द इनपुट। तो इनपुट का डेटा टाइप इंटीजर होने वाला है यहाँ पर। फिर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे इज पॉजिटिव, जो क्या करेगा, जो आपका चेक करेगा कि जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं। इज इक्वल टू कोई भी एक रैंडम नंबर एक्स, एंड इस x के अंदर जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो चेक करेगा कि क्या x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो नंबर पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। बस अब क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करते हैं सबसे पहले इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, सॉरी इज पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर टेस्ट कराएंगे। तो TEST टेस्ट, प्रेडिकेट में क्या यूज करते हैं, टेस्ट। लेट्स से हम एक टेस्ट में नंबर डालते हैं 5, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा। इसको हमने रन कराया और ये दे रहा है ट्रू कि x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो आपका x है वो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी आपका 5 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर हम -3 डाल दें, ठीक है, और इसको अब रन कराए तो अभी क्या देगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि अब ये ग्रेटर देन 0 नहीं रहा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब आपकी जो आपका प्रेडिकेट है वो बेसिकली किस लिए यूज होता है, टू रिटर्न द बूलियन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो हम इनपुट देते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आती है कि यहाँ इंटीजर क्यों लिखा है। ये इनपुट जो आप दे रहे होते हो उसका डेटा टाइप होता है। ये मत सोचना कि बूलियन है तो बूलियन डालोगे, नहीं। इनपुट किस टाइप का है, इनपुट इंटीजर टाइप का डालोगे ना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इंटीजर लिखा है। तो इसी के साथ प्रेडिकेट मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अब नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। ये था हमारा प्रेडिकेट। अगला बढ़ते हैं फंक्शन पर। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटाते हैं और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं। अब प्रेडिकेट हो गया तो अब हमारा नेक्स्ट है फंक्शन। क्या है आपका फंक्शन, फंक्शन में कैपिटल एफ है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जावा हो गई, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, आपका सेम प्रोसेस दोहरानी, डॉट आपका जो फंक्शन था उसके अंदर डॉट कैपिटल फंक्शन। दिस इज द सिंटैक्स टू इंपोर्ट द फंक्शन। जो फंक्शन वाली बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस है उसको अपने कोड में यूज करने के लिए हम ये लाइन लिखेंगे। अब सबसे पहले पब्लिक, वन सेकेंड, पब्लिक क्लास और आपकी मेन क्लास हो गई। इसके अंदर आप मेन ऑब्जेक्ट मेथड बनाओगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग एरे पास करोगे आर्ग्स, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करेंगे फंक्शन। तो ये हो गया फंक्शन। अब इसके अंदर हम पास करेंगे जो भी आपको यहाँ पर 2 वैल्यू पास करनी पड़ती है, एक आपका इनपुट होता है, एक आपका आउटपुट। तो इनपुट का डेटा टाइप हम ले रहे हैं स्ट्रिंग। क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग। कि आपका जो इनपुट है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होने वाला है, और आउटपुट जो होगा उसका डेटा टाइप आपका इंटीजर लेने वाला है, ठीक है, इंटीजर, बढ़िया। तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया आपका इनपुट का डेटा टाइप, और इंटीजर हो गया आपके आउटपुट का डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट गेट लेंथ, जो प्रिंट करके देगा क्या, जो प्रिंट करके देगा कि जो आप स्ट्रिंग इनपुट दोगे उसकी लेंथ क्या होगी। तो str डॉट length लेंथ। तो ये लेंथ मेथड से क्या होगा, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो पता चलेगी। तो हमें वही करना है। तो हमने यहाँ पर इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम स्ट्रिंग, और आपको पता है लेंथ मेथड क्या रिटर्न करके देगा, एक इंटीजर। इसलिए आपका जो है सेकंड पार्ट में हमने इंटीजर मेंशन करा कि जो आपका आउटपुट है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा। अब प्रिंट करा लेते हैं बस। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बढ़िया। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, आपका गेट लेंथ ऑब्जेक्ट, और यूजिंग दैट गेट लेंथ आप यूज करोगे अप्लाई। आपके फंक्शन में क्या यूज होता है, अप्लाई।
अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर आप पास कर दो कोई भी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, कुछ भी पास कर दो। तो जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास कर दी यश, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यश में 4 लेटर है, तो इसको रन करके देखते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। अच्छा यहाँ पे कोई एरर है, अच्छा यहाँ पर एक एरर ये होगी कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। अब रन करते हैं, सेमीकोलन लगाना मत भूल जाना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यश के अंदर आपके पास 4 कैरेक्टर है, तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 4 जो आउटपुट आपका आ गया। दैट्स हाउ द फंक्शन टाइप ऑफ बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस वर्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर, तो इसको भी अब हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर। कंज्यूमर आपको मैंने बताया था कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं कंज्यूम, ठीक है बढ़िया। तो अब सबसे पहले इसको भी इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब तो आप प्रो हो गए हो यार ये वाली लाइन लिखने में, डॉट फंक्शन डॉट। अच्छा यूटिल में मेरी एक पता है हमेशा से गलती रहती है कि यूटिल लिखते टाइम मैं हमेशा इसे यूटी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है लेकिन यूटिल है, यूटिल मतलब यूटिलिटी। डॉट फंक्शन डॉट कंज्यूमर, तो आपने क्या कर लिया, कैपिटल रखना है इसको कंज्यूम। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में काम आएंगी, कि इसको कैपिटल रखना है, इसको स्मॉल रखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना। नेक्स्ट पब्लिक क्लास, और आपकी क्लास मेन है, और इस मेन क्लास के अंदर हमेशा कोशिश क्या करो जो आपकी मेन क्लास है उसको आप कैपिटल नाम दो। फिर आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हो गया आपका मेन मेथड, और इसके अंदर आप पास करते हो स्ट्रिंग एरे और आर्ग्स। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा अब तक आपको, सिंटैक्स तो आपको पता ही है। अब आते हैं आपका मेन सिंटैक्स पे। सबसे पहले कंज्यूमर कीवर्ड लिखेंगे, ये हो गया आपका कंज्यूमर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक इनपुट लेते हैं जिस पर आपका कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो आपको इनपुट लोगे तो उस इनपुट का लेट से हम डेटा टाइप दे रहे हैं स्ट्रिंग, ये हमने इनपुट ले लिया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करके हमें रिटर्न जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इस पर बस कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो लेट से ऑब्जेक्ट होगा ग्रेट, आपका कुछ भी लिख लो आप, लेट से आप ग्रीट कर रहे हो किसी को, तो ग्रीट इक्वल टू आप लिख दो कुछ भी, देखो कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपने ले लिया नेम टेंड्स टू, और आप यहाँ पे इसे प्रिंट करवा रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है बढ़िया। और इसके अंदर आप क्या करवा रहे हो, ग्रीट करवा रहे हो, जो भी नेम आप दोगे उसको। तो हमने लिख दिया हेलो प्लस में आगे आप लिख देना नेम, जो भी नेम होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, बढ़िया। इसके आगे सेमीकोलन लगाना मत भूलना। तो ये हो गया आपका काम यहाँ पर खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करवाना है, जो आपका ग्रीट आपने ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग दैट ग्रीट डॉट एक्स, आप जो भी आप एक्सेप्ट लिख दो, तो ये हो गया आपका ग्रीट डॉट एक्सेप्ट। अब इसके अंदर आप कोई भी एक नेम पास कर दो जिसको आप हेलो ग्रीट करवाना चाहते हो, लेट्स से यश, बढ़िया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यश। तो अब इसको हम रन करवाते हैं। तो देखो हेलो यश करके प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर आपको गैप चाहिए तो यहाँ पर आप गैप छोड़ दो, तो अब आपका ये गैप पर प्रिंट होगा। और अच्छा लगाने के लिए हम इस हेलो को कैपिटलाइज कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो हेलो यश आपका प्रिंट हो गया, बढ़िया। तो इसने क्या करा, एक इनपुट पर काम करता है बस, और कुछ नहीं इसका काम है। तो इससे थ्रू हम जो है कंज्यूमर आपका समझ सकते हैं कि इनपुट लो और कुछ एक्शन परफॉर्म करो, बट रिटर्न कुछ नहीं करो। बस इसने एक्शन परफॉर्म करा है, किसने नाम लिखा है बस। लास्ट पे आते हैं, अच्छा लास्ट नहीं है अभी, आपका बाई फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका सप्लायर आता है जो कि क्या करेगा, सप्लाई करेगा तो हम कुछ पाएंगे, और पाएंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गेट, ठीक है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। तो क्या है आपका ये सप्लायर, बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब तो यार तुम प्रो हो गए हो, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट क्या लिखोगे आप, सप्लायर, और कैपिटल लिखना भूल मत जाना इस चीज़ को। फिर आता है पब्लिक क्लास, और ये होगी आपकी मेन क्लास, मेन कैपिटल लिखो। फिर आपका मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आप पास कर दो। अब ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आपको ईजी लग रही होंगी। जिसने मेरे साथ स्टार्टिंग से यूनिट 1 से जो जुड़ा है ना, उसको अभी जावा जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया हो कि भाई जावा तो हो जाएगी, अब उसकी टेंशन छोड़ देनी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बढ़िया। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे आपका, इसके अंदर अच्छा मैं सीधा प्रिंट करवा रहा हूँ। पहले मैं तो भूल गया, पहले हम सिंटैक्स तो लिखें कि हमें प्रिंट क्या करवाना है। तो सबसे पहले कीवर्ड आएगा सप्लायर, ये हो गया आपका सप्लायर। और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं लेट से आपका जो भी आप इनपुट लोगे उसका आप यहाँ पर वैसे जो है कोई इनपुट नहीं होता। जो आपका सप्लायर होता है उसके अंदर आप कोई इनपुट नहीं दे रहे होते हो, उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि कुछ भी रिटर्न करो बिना इनपुट के, ये होता है सप्लायर का मतलब, ठीक है, कि कुछ भी रिटर्न करो बिना इनपुट के। तो जैसे इसके अंदर हमने डबल ले दिया, हम यहाँ पर डबल लिख दिया, तो ये इनपुट नहीं है, ये डबल जो है वो इनपुट नहीं है, वो क्या है आउटपुट का डेटा टाइप है। तो यहाँ पर इनपुट नहीं देंगे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट नहीं देंगे, हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि बिना इनपुट के कुछ रिटर्न करो। तो जो रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप है डबल। तो यहाँ पर इनपुट वाला पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर आउटपुट का जो डेटा टाइप है वो मेंशन है डबल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट गेट रैंडम जो कि क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, बढ़िया। तो गेट रैंडम इक्वल टू खाली छोड़ दिया पैरेंथेसिस, कोई इनपुट नहीं दे रहे हम, और हमने यहाँ पर लिख दिया मैथ डॉट रैंडम। अब ये मैथ डॉट रैंडम मैथड क्या करता है, ये कुछ भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। तो अब हम क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है बढ़िया। इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, इसके अंदर हम गेट रैंडम की मदद से, 1 सेकेंड बाहर आ गए, गेट रैंडम आपका गेट रैंडम की मदद से हम क्या प्रिंट करवाएंगे, डॉट गेट करेंगे, फेच करते हैं ना तो गेट करेंगे, बढ़िया। तो ये हो गया आपका कोड आपका कंप्लीट। अब ये क्या करेगा, कोई एक रैंडम नंबर जो है आपका जनरेट करके दे देगा।
अच्छा यहाँ पर कोई एरर आई है, गेट रैंडम के टाइम पर कोई एरर आई है। हाँ, यहाँ पर गेट रैंडम जो है उसमें आर जो है वो स्मॉल है और हमारे नीचे जो हमने लिखा है उसमें कैपिटल है, तो ये वाली एरर आई थी। तो ये देखो एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल टाइप का है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करा, यहाँ पर आप इनपुट नहीं देते हो, यहाँ पर आप आउटपुट लेते हो बिना इनपुट दिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दिया, यहाँ पर डबल टाइप है आउटपुट का। बढ़िया। अब लास्ट में आता है आपका बाई फंक्शन जो कि 2 इनपुट लेके एक आउटपुट दे देगा, बस और कुछ नहीं। लास्ट आता है आपका बाई फंक्शन। आ गए, बढ़िया। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे एज इट इज जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट कौन सा, बाई फंक्शन, बाई फंक्शन। बढ़िया, ये हो गया बाई फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, मेन क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास, और ये हो गया आपकी मेन, और इसके अंदर मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड हो गया, इसके अंदर पास कर दो स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे और आर्क्स। बढ़िया। अब इसका फॉर्मेट सबसे पहले क्या लिखोगे आप, बाई फंक्शन, जो कि कैपिटल से स्टार्ट होगा, बाई फंक्शन। बढ़िया। अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, दो इनपुट के हम लेट से 2 इनपुट ले लें जिनके डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, तो हम 2 इनपुट ले लें जिनके डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और एक आउटपुट भी रिटर्न करेगा, और आउटपुट का भी हम डेटा टाइप क्या दे रहे हैं, इंटीजर। बस, तो ये दोनों हो गए आपके इनपुट के डेटा टाइप और ये हो गया आपका आउटपुट का डेटा टाइप। बढ़िया। अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई, जो कि क्या परफॉर्म करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम 2 इनपुट देंगे क्योंकि हमें 2 इनपुट की जरूरत है, ए और बी, और ये ए और बी आपस में क्या होंगे, ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ये एक्शन ही परफॉर्म करेंगे। बस प्रिंट करा लो, कितना सिंपल है, हर चीज़ में इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। सिस्टम डॉट आउट, वो अलग बात है, मैं इतने लिखते टाइम टाइपो कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, क्योंकि आपको साथ साथ मेरे को समझाना भी पड़ रहा है और साथ साथ चीज़ों को लिखना भी पड़ रहा है, इसलिए थोड़े बहुत टाइपो जो है वो हो रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था मल्टीप्लाई, एंड यूजिंग दिस मल्टीप्लाई डॉट अप्लाई। बाई फंक्शन में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक इनपुट कोई भी दे दो आप, लेट्स हमने दे दिया 4 और एक दे दिया 8। बढ़िया। अब इसका देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, इसको रन करते हैं। बट बिफोर रनिंग मुझे एक गलती दिखी अपनी, क्या कि यहाँ पर ये यूटिल होगा, क्या होगा, यूटिल होगा। अब इसको रन करते हैं, 32 आ गया हमारा रिजल्ट, येस। तो परफेक्टली हमने सारे जो है आपके बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस उनको अब अभी तक हमने जितने आपके बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस होते थे उन्हें इंप्लीमेंट किया यूजिंग कोड। अब हम एक कस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक एनोटेशन डाल देते हैं। अच्छा, मैंने आउटपुट में लिख रहा हूँ, इधर लिखूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एनोटेशन डालते हैं, एनोटेशन एट द रेट करके, कौन सी, फंक्शनल इंटरफेस। बढ़िया, ये हमने डाल दी, काम खत्म। ऑप्शनल है, डालो चाहे नहीं डालो। सबसे पहले एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस। इस इंटरफेस का नाम रखते हैं कैलक्यूलेटर। तो ये एक आपकी कस्टम फंक्शनल इंटरफेस है जो हमने खुद बनाई है। तो ये हो गया इंट कैलकुलेटर। अब इसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करेंगे। तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं इंट, और इसका नाम रखते हैं ऑपरेट, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करो, इंट ए और इंट बी, बस। और इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करना है। अब आते हैं अपनी मेन क्लास पर। तो पब्लिक क्लास, और आपका क्लास का नाम मेन रख देते हैं, और एक मेन मेथड बनाते हैं इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आपका स्ट्रिंग एरे और आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हो गया आपका काम यहाँ पर समाप्त। अब यूजिंग दैट कैलकुलेटर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर, और इस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ऐड, एंड इट विल डू, क्या करेगा ये लेगा 2 आर्गुमेंट ए और बी और उनको आपस में ऐड कर देगा, उनको आपस में ए बी को लेकर ए प्लस बी यानी कि ऐड कर देगा। और अब हम इसे प्रिंट करा लेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, बस। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ऐड डॉट, कौन सा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा था, ऑपरेट। एक सेकेंड, ऑपरेट। तो ऑपरेट के अंदर हम 2 वैल्यू पास करते हैं, लेट्स से 20 और 40। अभी आपका क्या देगा, ये आपका यहाँ पर सेमीकोलन बना देते हैं। अभी आपका 20 + 40 आपका 60 इसको रिजल्ट देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी यूनिट 1 और 2 देखी है, कि जो आपके ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं वो पहले वाले जो भी पहले आएगा उसको मेन ट्रीट करेंगे। तो हमारा मेन तो नीचे है ना, तो इसको मेन ट्रीट नहीं करवाना, तो इस वाली लाइन को उठा के मैंने लिख दिया नीचे, बस। अब इसको रन करते हैं। जो कोड है वो जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे ही लिखना है आपको पेपर में। मैंने इसको उठा के यहाँ नीचे क्यों रखा, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर आपका पहले वाले पार्ट को मेन समझता है। तो पहले वाला हमारा मेन पार्ट तो एक्चुअली में ये है ना, तो इसलिए हमने इसको ऊपर कर दिया और उसको नीचे कर दिया। अदरवाइज आपको कोड उसी तरह लिखना है जैसे मैंने आपको अभी लिखवाया था। अब इसको रन करते हैं, आपका आंसर 60 आ चुका है। तो हमने कस्टम जो है आपकी फंक्शनल इंटरफेस उसे भी इंप्लीमेंट करना सीखी। तो हमने अब काफ़ी कुछ कर लिया है, हमने कस्टम भी बना लिया है, और साथ साथ हमने लैम्डा एक्सप्रेशन का भी यूज़ देख ही लिया है। बट एक बार यहाँ पर कोई रिकैप कर लेते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर आपको कोई सीधा पूछे कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको बोलना है इट इज़ अ शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड। क्या लिखना है आपको, इट इज़ ए शॉर्ट ब्लॉक, शॉर्ट होता है ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि क्या करता है, जो कि पैरामीटर को लेता है और कुछ रिजल्ट को रिटर्न करके देता है। ठीक है, कोई पैरामीटर पास होगा इसमें और ये कोई वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। इतना सा इसका काम है। बात समझ में आई। और फंक्शनल इंटरफेस जो है उसका इस्तेमाल होता है टू इंप्लीमेंट दी लैम्डा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इसके कुछ केसेस हैं, इसके फॉर्म्स हैं, उसको समझो। सबसे पहला विद नो पैरामीटर।
विद नो पैरामीटर यानी कि सिंपल आप पैरेंथेसिस लोगे एंड आप कोई काम करवा रहे हो, कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, लेट्स से हेलो प्रिंट करवा रहे हो। तो ये हमने अभी देख लिए थे जब आपके प्रोड्यूसर कंज्यूमर पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने इसका एग्जांपल देखा था। जैसे ये यहाँ पर कोई वैल्यू जो है वो पास नहीं कर रहे थे, ठीक है, कोई भी आपका पैरामीटर पास नहीं कर रहे, या फिर आप एक पैरामीटर पास कर दो, जैसे यहाँ पर नेम पास कर दिया और आप यहाँ पर इसको प्रिंट करवा रहे हो। इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर नहीं, जब हमने कोड करें जहाँ पर, वहाँ पर मैंने आपको करवाया ना हेलो करके, याद है हम हेलो यश को प्रिंट कर रहे थे, वहाँ पर वही, यहाँ पर वही, वहाँ पर हमने यही वाला पार्ट यूज किया था लैम्डा एक्सप्रेशन का। फिर मल्टीपल पैरामीटर्स की कहाँ यूज किया था, बाई फंक्शन में, जब हमने बाई फंक्शन फंक्शनल इंटरफेस को क्या करवाया था, इंप्लीमेंट करवाया था। और इसको भी हमने कस्टम जब बनाया था तब भी करा था इंप्लीमेंट। तो ए बी इज ए प्लस बी, एंड आप लास्ट केस बनता है विद ब्लॉक एंड रिटर्न स्टेटमेंट कि आपका ए बी इज हैविंग अ पर्टिकुलर ब्लॉक, इसके अंदर आपने इंट सम ए प्लस बी और आप इसको रिटर्न करवा रहे हो। तो ये टोटल 4 फॉर्म्स की आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन की, सबको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये कोड है, ऑलरेडी हम ऐसा कोड कर चुके हैं, और ऑलरेडी हम ये वाला कोड भी कर चुके हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी मैंने कस्टम बनवाया था, उसमें मैंने आपको ऐड करवाया था। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक और बना दिया इन्होंने, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी सेम ही है, आपने 2 इनपुट लेने हैं और उनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पर ऑपरेट की मदद से इसको आप प्रिंट करवा लो। तो विद दिस हमने लैम्डा एक्सप्रेशन और आपका फंक्शनल इंटरफेस का काम खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द मेथड रेफरेंसेस। अब आ जाते हैं मेथड रेफरेंसेस पर, ठीक है। मेथड रेफरेंसेस 7 नंबर में आएगा। अब फ्लो में चीज़ों को समझते जाओ, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी तक हम लैम्डा एक्सप्रेशन को लिख रहे थे, आपने समझ लिया लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे लिखते थे, आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा, और मैंने आपको उसकी चारों फॉर्म्स को भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब मेथड रेफरेंसेस क्या है, मेथड रेफरेंसेस इज अ शॉर्टकट। मेथड रेफरेंसेस क्या है, एक शॉर्टकट वे है। और किस चीज़ का शॉर्टकट वे है, इट इज़ द शॉर्टकट वे टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन, टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखने का एक शॉर्टकट वे है और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड टू कॉल अ मेथड। किस लिए यूज होता है, टू कॉल अ मेथड, या यूं कह ले, 1 सेकेंड, इट इज़ यूज टू कॉल अ मेथड, या फिर आप यूं कह लो कि जो आपका मेथड रेफरेंसेस है वो आपका इस्तेमाल होता है रेफर करने के लिए। किस चीज़ के लिए, रेफर करने के लिए। और किस चीज़ को रेफर करने के लिए, मेथड को, किसी भी मेथड को रेफर करने के लिए। और ये जो आपका मेथड है, ये आपका मेथड किसी भी क्लास या फिर आपके ऑब्जेक्ट का हो सकता है, क्लास या फिर ऑब्जेक्ट का। ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी मेथड रेफरेंसेस। एंड यूज किस लिए होता है, टू मेक द कोड मोर कंसाइज एंड रीडेबल एंड टू अवॉइड दी बॉयलर प्लेट कोड। तो इसके दो आपको यूसेज जो है याद रखने हैं, टू मेक द कोड मोर कंसाइज एंड रीडेबल एंड टू अवॉइड दी बॉयलर प्लेट कोड। एंड इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है, आप लिखोगे क्लास, ये आपने लिख दी क्लास। क्लास लिखने के बाद आप बनाओगे 2 सेमीकोलन, 1 सेकेंड, क्लास लिखने के बाद आप बनाओगे 2 सेमीकोलन, ये एक सेमीकोलन, ये हो गया आपका दूसरा सेमीकोलन, और आप लिख दोगे अपने मेथड का नाम। क्लास की जगह आप ऑब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सिंटैक्स। तो लेट्स रिवाइज या लेट्स रिकॉल वट एवर वी हैव स्टडीड सो फार। सबसे पहले हमने देखा कि जो मेथड रेफरेंसेस होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन टू कॉल अ मेथड। एंड बेसिकली अगर डिफाइन करें तो दे आर यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड देयर सिंटैक्स इज लाइक क्लास नेम then 2 colon then method name, or object name then 2 colon then method name. So this was the complete crux about the method references. Now let's discuss the types of method references each one by one. जिसमें सबसे पहले आता है रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करते हो, देयर इज नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डायरेक्टली आप क्लास के नाम से जो है आपका कॉल हो रहा होता है। यहाँ पर आप जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो अब देखो बात को समझो आप, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोड है। सबसे पहले आपने लिखा है इंटरफेस प्रिंटेबल, देन उसके अंदर आपने ये बना दिया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मुझे कैसे पता ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कोई बताएगा, या आपको कैसे पता चलेगा? मुझे ये देख के पता चला कि इस मेथड को मैंने डिफाइन नहीं कर रखा, इंप्लीमेंट नहीं कर रखा, मैंने सिर्फ इसका नाम रखा, इसको बंद करके छोड़ दिया इनसाइड एन इंटरफेस। तो यानी कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एंड क्योंकि एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि जो आपका इंटरफेस है, ये कौन सा इंटरफेस है, ये आपका फंक्शनल इंटरफेस है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा। अब हमने क्लास बना ली डेमो, और उसके अंदर हमने बना लिया एक स्टैटिक मेथड। ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड, ये बना लिया हमने एक स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक लिख दिया कीवर्ड वॉइड शो, ये एक स्टैटिक मेथड है जो कि आप प्रिंट कर रहा है स्टैटिक मेथड रेफरेंस। उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइन लिखी है कि प्रिंटेबल, क्या है प्रिंटेबल, उसका ऑब्जेक्ट p इक्वल्स टू डेमो कोलन कोलन शो एंड देन p डॉट प्रिंट। तो हमने 2 लाइनें लिखी हैं। अब इन दोनों लाइनों की बहुत ज़्यादा ह्यूज इमेंस इंपॉर्टेंस है। जब हम प्रिंटेबल p इक्वल्स टू डेमो कोलन कोलन शो लिख रहे हैं तो ये एक मेथड रेफरेंस है। क्या ये एक मेथड रेफरेंसेस है, और इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जब आप p का इस्तेमाल करके, यानी आप जब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके अपने प्रिंट मेथड को कॉल करोगे, इन दैट केस चलेगा कौन सा मेथड आपका, डेमो डॉट शो। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप एक्चुअली में किसको कॉल कर रहे हो, आप अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो। आप किसको रेफर कर रहे हो, अपने स्टैटिक मेथड, अपने स्टैटिक मेथड शो को आप रेफर कर रहे हो। एंड अल्टीमेटली व्हेन आप उसको रेफर कर रहे हो तो आउटपुट क्या प्रिंट करके देगा आपको,
जो उसके अंदर लिखा हुआ है, विच इज द स्टैटिक मेथड रेफरेंस, विच इज द स्टैटिक मेथड रेफरेंस। दैट्स व्हाट आई सेड आपको। की वाला पार्ट में आप क्या दे रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो। और किसको रेफरेंस दे रहे हो, रेफरेंस टू दी स्टैटिक मेथड शो। तो जब भी आप ये वाला आपने यूजिंग दिस पी ऑब्जेक्ट, जब आप प्रिंट को कॉल करोगे, जब आप प्रिंट को कॉल करोगे, इन दैट केस आपका स्टैटिक मेथड ये रेफर होगा एंड आपका ये चीज प्रिंट हो जाएगी और आपका आउटपुट रहेगा स्टैटिक मेथड रेफरेंस। तो आई होप आपको स्टैटिक मेथड रेफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंस्टेंस मेथड। अब आते हैं रेफरेंस टू एन इंस्टेंस मेथड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अभी हमने जो मेथड पढ़ा उस मेथड में स्टैटिक मेथड था, तो वहाँ मेथड में आपको क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता था टू कॉल द मेथड। बट जब इंस्टेंस मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है ऑफ द क्लास एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आप मेथड को क्रिएट करते हो, मेथड को कॉल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे, यहाँ पर आप कौन सा सिंटेक्स यूज करोगे, ऑब्जेक्ट कोलन कोलन इंस्टेंस मेथड का जो भी आपका नाम है। अब जैसे यहाँ पर ये कोड है, अब पहले ना तुम एक काम करो, इस वाले कोड को ढंग से समझ लो, क्योंकि पहले कोड का एक ओवरव्यू लेते हैं, कोड को समझते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रही है क्लास माई प्रिंट राइटर, और उस क्लास के साथ आपका एक इंस्टेंस मेथड एसोसिएटेड है जिसका नाम है प्रिंट मैसेज। तो प्रिंट मैसेज आपका क्या है, आपका नॉन स्टैटिक मेथड है, यानी आपका एक इंस्टेंस मेथड है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर आपको एक्सेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी राइट माई प्रिंटर प्रिंटर इक्वल्स टू न्यू माई प्रिंटर, जहाँ पर हमने क्या करा है, माई प्रिंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है प्रिंटर नाम का। नेक्स्ट रनेबल आर इक्वल्स टू प्रिंटर कोलन कोलन प्रिंट मैसेज। अब ये है मेथड रेफरेंस, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, मेथड रेफरेंस, और किसको रेफर कर रहे हैं हम लोग, इंस्टेंस मेथड को। और इंस्टेंस मेथड कौन सा, आपका प्रिंट मैसेज। तो प्रिंट मैसेज आपका एक इंस्टेंस मेथड है जिसको हम रेफर कर रहे हैं यूजिंग दी ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, प्रिंटर। ठीक है, तो जब आप अपने रनेबल आर यानी कि आपका जो आर है, जब आप उसको रन करोगे, तो जब आप आर डॉट रन लिखोगे तो आपका जो है कॉल होगा, तो इंटरनली जो आपका प्रिंटर डॉट मैसेज है, प्रिंट मैसेज है, मतलब जो आपका प्रिंट मैसेज है मेथड, वो चलेगा। क्या करेगा, जो आपका प्रिंट मैसेज मेथड है वो आपका चलेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। ठीक है, और आपका जब वो मेथड चलेगा तो उसके अंदर आपने जो पार्ट लिखा है, क्या पार्ट लिखा है आपने, इंस्टेंस मेथड रेफरेंस, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट जो है वर्किंग ऑफ द इंस्टेंस मेथड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको जो भी फ्लो बताया वो फ्लो क्या था। तो आपका कोड का फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पर, जो कि है रेफरेंस टू ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता रखे हैं क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर, स्पेशल मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल मेथड्स होते हैं जिनका नाम क्लास नेम के साथ सिमिलर होता है एंड इनमें आप कोई भी रिटर्न टाइप वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हो। इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स होगा कि आपको लिखनी है क्लास का नाम कोलन कोलन, और यहाँ पर लिखना है आपको न्यू, क्या लिखना है, न्यू। ये है इसका सिंटेक्स। अब इसके कोड पे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, सबसे पहले हमने बना लिया एक इंटरफेस, ये तो अब यार आपके लिए कॉमन है, इंटरफेस बनाया माई इंटरफेस। इसके अंदर हमने गेट मेथड यूज करा है और उसके अंदर एक मैसेज पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। और ये क्या है, ये आपका गेट मेथड, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि आप इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आपने इसको जस्ट ऐसे लिखकर छोड़ दिया। अब एक चीज़ और, यहाँ इसके आगे लिखा है माई क्लास। तो माई क्लास का मतलब ये है कि जो आपका गेट मेथड है वो एक माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। मैंने आपको क्या बताया, वही कहानी कि आपका जो गेट स्ट्रिंग मैसेज लिखा है ना, तो ये क्या करेगा, इनपुट स्ट्रिंग लेगा और आउटपुट में आपका माई क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा। दैट्स इट। आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट क्लास बनाई माई क्लास और नाम दे दिया माई क्लास। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, माई क्लास, क्लास का नाम दिए, और आपकी माई क्लास ये आपका कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर पैरामीटर पास है। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये आपका याद करो, मैंने बताया था ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें आपके पैरामीटर पास होते हैं। तो ये आपका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है एंड इसके अंदर एक प्रिंट हो रहा है मैसेज, इट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब मेन क्लास में आते हैं, आपका मेन मेथड, और यहाँ पर हम अपने सिंटैक्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो इंटरफेस है माई इंटरफेस, उसका ऑब्जेक्ट REF यानी रेफरेंस,
और यहाँ पर हमने अभी ऊपर सिंटेक्स देखा था कैसे लिखते हैं, जो भी आपकी क्लास थी माई क्लास, तो हमने माई क्लास लिखा कोलन कोलन न्यू, ये था सिंटेक्स माई क्लास कोलन कोलन न्यू। यहाँ पर इससे हम क्या करें, कंस्ट्रक्टर रेफर कर रहे हैं। एंड विद दिस रेफरेंस ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, गेट मेथड को, यानी कि इस मेथड को कॉल करोगे। इसके अंदर आप जो भी मैसेज पास करोगे, ये जो भी मैसेज पास करोगे यहाँ पर जाकर ये पेस्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर जाकर ये पेस्ट हो जाएगा तो हमें रिटर्न हो जाएगा जो भी मैसेज था। और मैसेज क्या है, हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो विद दिस हमने तीनों तरह के मेथड रेफरेंस भी कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर और देखते हैं क्या। अब थोड़ा सा फास्ट पेस में चलते हैं ताकि आपकी वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, लेकिन समझेंगे सब कुछ ढंग से। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीम एपीआई। क्या है स्ट्रीम एपीआई? जो है आपका जावा में यूज होता है टू प्रोसेस कलेक्शंस ऑफ डेटा, यानी आपके कलेक्शंस ऑफ डेटा होते हैं बहुत सारे, एंड उनको प्रोसेस करने के लिए आपका स्ट्रीम एपीआई यूज होता है। तो स्ट्रीम एपीआई क्या है, यूज होता है, किस लिए यूज होता है आपका, टू प्रोसेस द कलेक्शंस ऑफ डेटा। कई सारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि फिल्टरिंग, मैपिंग, सॉर्टिंग, कलेक्टिंग, तो ये सारे आपके बहुत सारे आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो आप जब यूनिट 4 पढ़ोगे तो यूनिट 4 में आप पढ़ोगे जावा कलेक्शंस, एंड वहाँ पर आप लिस्ट, सेट, हैश मैप सब कुछ पढ़ोगे। वहाँ पर आप ये फिल्टरिंग, मैपिंग, सॉर्टिंग जैसी चीज़ें देख रहे होगे। ठीक है, सो देखो आप हर चीज़ जो है आप समझोगे, डोंट वरी। यहाँ पर स्ट्रीम एपीआई का एक पाइपलाइन है। क्या है पाइपलाइन? यानी एक स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले सोर्स होगा, लाइक अ कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन, फिर आपके इंटरमीडिएट ऑपरेशन होते हैं, और फिर आपके टर्मिनल होते हैं। इंटरमीडिएट लाइक फिल्टर, मैप, सॉर्टेड, और टर्मिनल मतलब फॉर ईच, कलेक्ट और आपका काउंट। जैसे इसका सिंटेक्स का एग्जांपल यहाँ दे रखा है। अभी आप यूनिट 4 में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे कि जैसे आपका लिस्ट, इसके अंदर आपने स्ट्रिंग देन नेम्स इक्वल्स टू एरे डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर आपने ये सारा पार्ट जो है लिख दिया, एंड देन नेम्स डॉट स्ट्रिंग। अब मेरी बात सुनो, इन सब चीज़ों को आप देखोगे यूनिट 4 में। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, बट यूनिट 4 में जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप अभी के लिए समझ सकते हो डॉट फिल्टर, मतलब यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, मैप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर ईच अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर नेम दैट इज सिंगल आपका पैरामीटर है, और लैम्डा एक्सप्रेशन लिखी आपने दैट इज नेम डॉट स्टार्ट्स विद जे। यहाँ पर मैप करो स्ट्रिंग कोलन कोलन टू अपर केस, यानी आप अपनी जो भी स्ट्रिंग है तो आपकी लोअर केस वाली स्ट्रिंग को आप अपर केस में, यानी कि लोअर लेटर्स को आप अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और फॉर ईच में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब सब कुछ प्रिंट करवा रहे हो। तो ये तो अभी बेसिक्स है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ। यूनिट 4 में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी यहाँ पर आपको बस बेसिक बेसिक देखना है कि आपके की कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। आपका स्ट्रीम इंटरफेस होता है जो कि पार्ट होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम का। देन आप स्ट्रीम्स क्रिएट करते हो कैसे, फ्रॉम कलेक्शन, फ्रॉम एरेज, एंड यूजिंग स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं हमने पढ़े थे, इंटरमीडिएट होते हैं और आपके टर्मिनल। तो इंटरमीडिएट क्या करते हैं, एक न्यू स्ट्रीम जो है उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ एग्जीक्यूट होते हैं ओनली व्हेन द टर्मिनल ऑपरेशन इज कॉल्ड। ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होते हैं जब आपके टर्मिनल ऑपरेशन कॉल होते हैं। जैसे कि आपके फिल्टर हो गया जो कि सिलेक्ट करता है एलिमेंट को बेस्ड ऑन कंडीशन, मैप हो गया जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एलिमेंट्स को, सॉर्टेड जो कि एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा, डिस्टिंक्ट जो कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करेगा, लिमिट विच लिमिट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड स्किप जो कि पर्टिकुलर नंबर को स्किप कर देगा। टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होते हैं कि ये एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये ट्रिगर करते हैं द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रीम पाइपलाइन। यहाँ पर आपका फॉर ईच हो गया जो कि आइटरेशन में यूज होता है। देन कलेक्ट विच इज कन्वर्ट्स टू द लिस्ट सेट मैप, काउंट जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है, रिड्यूस आपका क्या करेगा, कंबाइन कर देगा एलिमेंट को टू अ सिंगल रिजल्ट, एंड एनी मैच आपका चेक करेगा कि क्या कोई एलिमेंट मैच कर रहा है कि, ठीक है। तो ये आपके चीज़ें आप यूनिट 4 में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, ढंग से। एडवांटेजेस की बात कर लें तो सिंप्लीफाइज द डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक, एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सप्लिसिट आइटरेशन, लेजी एवोल्यूशन का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी जब हमने इंटरमीडिएट ऑपरेशन पढ़ा तो वहाँ पर मैंने आपको लेजी टर्म दिखी थी आपको, तो इट इज यूज फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। स्ट्रीम अगर कुछ नोट करना हो, स्ट्रीम्स जो है वो डेटा को स्टोर नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, प्रोसेस। दिस शुड बी नोटेड कि स्ट्रीम जो है वो सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है, नॉट यूज स्टोरेज का। और स्ट्रीम्स को हम एक बार यूज करते हैं, एंड यहाँ पर चेनिंग यानी कि पाइपलाइनिंग होती है, मल्टीपल ऑपरेशंस की यहाँ पर पाइपलाइनिंग होती है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं डिफॉल्ट मेथड्स। तो डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है ना, इट इज अ मेथड इन इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ बॉडी होती है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन होती है, एंड इट इज मार्क्ड विद अ डिफॉल्ट कीवर्ड। जैसे अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स देखो तो आपने लिखा है इंटरफेस माई इंटरफेस, और उसके अंदर आपने डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर आपने लिख दिया जो भी अंदर का कंटेंट है। तो यहाँ पर आप इसकी पूरी बॉडी इंप्लीमेंटेशन दे रहे हो, तो डिफॉल्ट मेथड इज नथिंग बट हैविंग अ बॉडी यानी कि इंप्लीमेंटेशन, और इसको डिफॉल्ट कीवर्ड से मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको डिफॉल्ट कीवर्ड से मार्क करा है, ठीक है। तो ये अलाउ करता है कि जो इंटरफेसेस है वो इवॉल्व करती जाए विदाउट ब्रेकिंग द एक्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन। और अगर आपको नए मेथड्स ऐड करने हैं, अगर आपको लेट से आप इस इंटरफेस में आपको और मेथड ऐड करने हैं, तो आप डिफॉल्ट मेथड को ऐड कर सकते हैं। बढ़िया, अब यहाँ पर ये इसका कोड दे रखा है। आपने इंटरफेस बनाया, आपने डिफाइन करा अपना इंटरफेस, उसके अंदर डिफॉल्ट मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले, और वो कुछ पर्टिकुलर थिंग प्रिंट कर रहा है। फिर आपने क्या करा, क्लास को इंप्लीमेंट करा, दैट इज इंप्लीमेंटिंग क्लास डज नॉट ओवरराइड दी डिफॉल्ट मेथड। तो आपने लिखा क्लास माई क्लास, और ये क्या करी, इंप्लीमेंट करी आपकी माई इंटरफेस को। अब आपने मेन में आते हो, मेन मेथड, यहाँ पर आप अपनी माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आपकी ये जो माई क्लास है इसका ऑब्जेक्ट। तो माई क्लास ओबीजे इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, एंड यूजिंग दैट ओबीजे आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करना चाह रहे हो, आप डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो, यानी कि दिस
के थ्रू आप दिस इसको कॉल कर रहे हो, क्योंकि आपने इंप्लीमेंट कर रखा है ना अल्टीमेटली। तो अगर आपने इंप्लीमेंट कर रखा है तो अल्टीमेटली दिस इज द डिफॉल्ट मेथड फ्रॉम माय इंटरफेस विल बी गेट प्रिंटेड ओवर देयर। डिफॉल्ट मेथड्स की नीड क्या है? देखो बिफोर जावा 8 क्या होता था कि एक नया मेथड ऐड करना इंटरफेस में, तो इससे क्या होता था आपकी सारी क्लासेस जो है वो ब्रेक होती थी एंड आप जो भी आपने इंप्लीमेंट करी है। तो डिफॉल्ट मेथड जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज अ कीवर्ड, ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप पेपर में लिख देते हो तो आपके जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इज अ टर्म जो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो व्हाइल एक्सप्लेनिंग द डिफॉल्ट मेथड्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ओवरराइडिंग डिफॉल्ट मेथड। यहाँ पर क्या कर, पहले जो हमने पढ़ा वहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पर आपको ओवरराइडिंग का केस भी यहाँ पर मेंशन है। तो जैसे यहाँ पर आपने इंटरफेस बनाया माई इंटरफेस, आपने फिर से डिफॉल्ट मेथड उसके अंदर प्रिंट कर दी चीज़ें, फिर आपने क्लास माई क्लास जो कि इंप्लीमेंट कर दिया माई इंटरफेस को, एंड यहाँ पर आपने देखो ओवरराइड एनोटेशन प्रोवाइड करा, मतलब यहाँ पर ओवरराइडिंग होगी। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले आपने जो है कैसे ओवरराइड करते हैं कि आपने नाम जो है मैसेज का आपका सेम ही है, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर आप क्या प्रिंट करवा रहे हो, ओवर रिटर्न डिफॉल्ट रिजल्ट, डिफॉल्ट मेथड, यानी ये आपका ओवरराइड हो रहा है। तो आपकी जो ओवरराइड में क्या होता है कि थिंग्स आर डिफरेंट बट द मेथड नेम इज सेम बट द आर्गुमेंट्स आर सेम एंड द रिजल्ट, मतलब जो आपका आर्ग्यूमेंट है दिख रहा है आपको दोनों ही क्या है, नल, और आपका जो नाम है वो भी क्या है, सेम। दीज टू थिंग्स आर सेम बट द क्लास इज डिफरेंट। एक चीज आपकी इंटरफेस में, एक आपका क्लास में जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है उस इंटरफेस को, तो ओवरराइडिंग परफॉर्म हो रही है। अब मेन क्लास है आपका बना लिया, मेन मेथड बना लिया, एंड अगेन आपने यूजिंग दैट माई क्लास आपने एक ऑब्जेक्ट फॉर्म किया, तो यूजिंग द न्यू माई क्लास, और फिर आपने यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। तो जब आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल करा तो ये क्या कॉल करेगा, ओवर रिटन मेथड को। जो मेथड ओवरराइड हो गया, तो ओवरराइड कौन हुआ, ये पहले ओवरराइड नहीं हो रहा था, तो पहले कौन सा मैसेज आपका प्रिंट हो रहा था, ये, बट नाउ दिस टाइम द थिंग इज गेटिंग चेंज्ड, यहाँ पर आप ओवर रिटन डिफॉल्ट मेथड जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखिए, क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपने पढ़ा था, तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है विद डिफॉल्ट मेथड, याद है मैंने बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग फंक्शनल इंटरफेसेस का इस्तेमाल करते थे। तो अगर आपको डिफॉल्ट मेथड से इंप्लीमेंट करना है तो उसको आप कैसे करोगे, तो मान लो कोई क्लास है, एक क्लास जो इंप्लीमेंट कर रही है दो इंटरफेस को विद द सेम डिफॉल्ट मेथड, तो इट मस्ट ओवरराइड द मेथड रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। कहने का तात्पर्य अगर आप कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपने इंटरफेस ए बनाया, उसके अंदर एक मेथड है डिफॉल्ट मेथड डिफॉल्ट वॉइड शो, एंड जो ए प्रिंट करवा रहा है। अब आपने एक और इंटरफेस बनाया बी, और इसमें भी सेम आपने मेथड का नाम रख दिया और आपने लिख दिया बी को प्रिंट करा रहा है। अब आपके पास एक क्लास सी है जो कि इस इंटरफेस बी और इंटरफेस जो आपका ए है दोनों को इंप्लीमेंट कर दी है, तो इट इंप्लीमेंट्स ए एंड बी। नाउ यू पुट दी ओवरराइड एनोटेशन कि आप शो करने के लिए कि यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है। अब आपने क्या करा, पब्लिक वर्ड शो लिख दिया एंड इसके अंदर प्रिंट करवा दिया दैट रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट। इतना काम हो गया। तो आपने करा क्या अभी तक, इंटरफेस ए बनाया, उसके अंदर वर्ड शो मेथड, इंटरफेस बी बनाया वर्ड शो मेथड, इंटरफेस ए को प्रिंट करवा रहा है, इंटरफेस बी को प्रिंट करवा रहा है, एक क्लास बनाई सी जो कि ए और बी दोनों को इंप्लीमेंट कर रही है, एंड यहाँ पर हमने सेम मेथड बनाया पब्लिक वर्ड शो टू शो द ओवरराइडिंग, एंड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब मेन मेथड, अब मेन क्लास बनाते हैं और मेन मेथड बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी जो हमने क्लास ली थी जिसने ए और बी को इंप्लीमेंट कर रखा है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे, तो सी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू सी, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप शो मेथड को कॉल करोगे, और जब आप ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, इट कॉल्स दी ओवर रिटन मेथड, ये आपके ओवर रिटन मेथड को कॉल कर देगा, और आपके ओवर रिटन मेथड कौन सा है आपका, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या करेगा, ये ओवर रिटन मेथड को आपके कॉल कर देगा विच इज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और ये चीज आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। तो आई होप आपको डिफॉल्ट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, स्टैटिक मेथड क्या समझाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं जिनके लिए आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं करना पड़ता है, स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू लिखते हैं, एंड ये इंटरफेस को बिलोंग करते हैं, इनको ओवरराइडिंग आप नहीं कर सकते बाय इंप्लीमेंटिंग क्लास। सिंटेक्स कैसे हो सकता है आपका, जैसे इंटरफेस माई इंटरफेस स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मेथड, तो आपने लिखा स्टैटिक वॉइड और ये एक स्टैटिक मेथड है और प्रिंट कर दिया स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। अब अगर आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो ये कॉल होता है यूजिंग दी इंटरफेस का नाम नॉट दी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई सिलसिला नहीं है, तो आपने जैसे यहाँ पर आपकी इंटरफेस का नाम था माई इंटरफेस, तो आप इसका इस्तेमाल करके माई इंटरफेस का इस्तेमाल करके आप डॉट स्टैटिक मेथड को आप कॉल कर दोगे, इसको कॉल कर दोगे, तो आप इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके आप इस मेथड को कॉल कर दोगे बस। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या है, पर्पस है कि आप यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्पर मेथड्स प्रोवाइड करो इंटरफेसेस में, एंड रिलेटेड लॉजिक को ग्रुप कर रहे हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द डिफॉल्ट मेथड एंड दी स्टैटिक मेथड। तो डिफॉल्ट मेथड जो है वो डिफॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करता है, वेरी बेसिक डिफरेंस, एंड स्टैटिक मेथड स्टैटिक कीवर्ड का। डिफॉल्ट में एक मेथड बॉडी होती है जबकि स्टैटिक में कोई मेथड बॉडी नहीं होती है। डिफॉल्ट इनहेरिटेड बाय द इंप्लीमेंटिंग द क्लासेस, अभी हमने केस पढ़ा था डिफॉल्ट मेथड में कि आपके पास जो मल्टीपल क्लासेस थी वाला केस पढ़ा था ना इनहेरिटेंस का, बट स्टैटिक में इनहेरिटेंस का सवाल नहीं, नॉट इनहेरिटेड, दैट इज इसको कॉल करने के लिए आपको इंटरफेस के नेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको ओवरराइड कर सकते हो बट आपके स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। डिफॉल्ट मेथड कैन बी ओवरराइड बट स्टैटिक कांट। एंड डिफॉल्ट मेथड जो एक्सेस होता है थ्रू ऑब्जेक्ट, विच इज द, ये सबसे क्रूशियल डिफरेंस है कि डिफॉल्ट मेथड को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हो, जबकि आपका जो स्टैटिक मेथड है उसको आप इंटरफेस के नाम के थ्रू जो है आप क्या करते हो, एक्सेस करते हो।
लेट्स रिकॉल द डिफरेंसेस, क्योंकि ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपसे 2 में भी पूछ सकता है और आपको कंबाइन करके क्वेश्चन 7 नंबर में बना सकता है। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस हियर इज दैट द डिफॉल्ट कीवर्ड, द डिफॉल्ट मेथड इट यूजेस द डिफॉल्ट कीवर्ड, वेयर एज द स्टैटिक मेथड यूजेस द स्टैटिक कीवर्ड। डिफॉल्ट मेथड के अंदर एक मेथड बॉडी होती है, वेयर एज स्टैटिक मेथड के अंदर भी मेथड बॉडी होती है। तो ये दोनों के अंदर ये क्या है, दिस इज a contrasting point. Then default method is inherited by implementing classes, but the static method is not inherited. Default method can be overridden, but static method cannot be overridden. And default method can be accessed through an object, but static method cannot. They are accessed using the interface name. अब आता है बेस 64 एनकोड एंड डिकोड इन जावा। तो बेस 64 क्या होता है, एक बाइनरी टू टेक्स्ट, क्या है एक सेकेंड, क्या है आपकी एक बाइनरी टू टेक्स्ट। बाइनरी टू टेक्स्ट आपकी एनकोडिंग स्कीम है जो कि बाइनरी डेटा को एस्काई स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो आपसे कोई पूछे बेस 64 क्या है, तो बेस 64 एक बाइनरी टू टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम है जो कि बाइनरी डेटा को एस्काई स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है यूजिंग अ सेट ऑफ 64 कैरेक्टर्स। तो 64 कैरेक्टर्स का सेट इस्तेमाल करके ये कन्वर्जन कर रहा होता है एंड ये कॉमनली यूज होता है टू इनकोड द बाइनरी डेटा लाइक इमेजेस हो गई, आपकी फाइल्स हो गई, इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द डेटा ओवर द मीडिया जो कि सपोर्ट करे टेक्स्ट कंटेंट को। टेक्स्ट कंटेंट मींस जो आपके जेसन हो गया, आपका एक्सएमएल हो गया, वो सारे आपके टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, तो उनके ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करता है ओवर द मीडिया। ठीक है, इसके अगर आप इंपॉर्टेंट समझना चाहो तो इट टू सेफली कोड इनकोड द बाइनरी डेटा इनटू अ स्ट्रिंग एंड ट्रांसमिट। देखो एक तो एनकोडिंग, इसका पर्पस क्या क्या है आपका, एक तो एनकोडिंग है, एक सेकंड इधर देखो, एक हो गया इसका एनकोडिंग, इस पेन से नहीं लिखते हैं, इससे लिखते हैं। तो एक हो गया इसका पर्पस क्या, एनकोडिंग। दो ही आपको मेजर याद रखने हैं, एक हो गया आपका एनकोडिंग और एक हो गया आपका ट्रांसमिटिंग, एनकोडिंग एंड ट्रांसमिटिंग। तो आई होप आपको ये कहानी जो है समझ में आ गई हो, ये दिमाग में रख लेना। अब जो आपके टाइप्स ऑफ बेस 64 एनकोडर्स या डिकोडर्स है, वो आपका बेसिक है विच इज द स्टैंडर्ड एंड यूआरएल विच इज द यूआरएल फाइल नेम सेफ इनकोडर एंड देयर इज माइम। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका बेसिक ही है, क्योंकि आपको बेस 64 का बेसिक जो है वो आना चाहिए, जहाँ पर कोई लाइन ब्रेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 3 है। अगर आपसे पूछे टाइप्स क्या है तो आप बेसिक, यूआरएल और माइम बताओगे। ठीक है, अब बेस 64 एनकोडिंग एंड इन जावा। तो पहले हम एनकोडिंग समझते हैं कि यहाँ पर एनकोडिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले आपने इंपोर्ट करा java.util.base.64। तो आपने बेस 64 को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया अपने कोड के अंदर। अब आपने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास एनकोड का एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर पास कर दिया स्ट्रिंग एरे एंड आर्ग्स। स्ट्रिंग ओरिजिनल ले लिया आपने हेलो जावा। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी हो गई आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग। क्या हो गई आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग, बढ़िया। अब आप परफॉर्म करोगे इस ओरिजिनल स्ट्रिंग पर, क्या परफॉर्म करोगे, एनकोडिंग। क्या परफॉर्म करोगे, एनकोडिंग परफॉर्म करोगे। तो कैसे करते हैं, आपने लिखा स्ट्रिंग और एनकोडेड वेरिएबल इक्वल्स टू, आपने यूज किया बेस 64 डॉट गेट इनकोडर मेथड, यानी इस बेस 64 के अंदर एक गेट इनकोडर मेथड होता है, उसका इस्तेमाल डॉट, उसकी मदद से आप क्या करो, एनकोड करो टू स्ट्रिंग। तो यू आर कन्वर्टिंग दैट टू स्ट्रिंग एंड इनसाइड इट यू विल अप्लाई द ओरिजिनल, दैट इज जो आपका ओरिजिनल पार्ट था उसका डॉट गेट बाइट्स, यानी कि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसको एनकोड कर रहे हो, you are encoding that. So what you are actually doing that you are converting the binary data into the ASCII string format. That's why you are asking for the get bytes and finally आप print करवा लो encoded version. तो आपका जो hello java है वो कुछ इस तरह से आपका encode होके आ जाएगा। क्लियर है, आप जैसे आपने एनकोड परफॉर्म करा ऐसे ही आप डिकोड को परफॉर्म करोगे। तो आप बेस 64 इंप्लीमेंट करोगे वगैरह वगैरह, और आप यहाँ पर लोगे एनकोडेड स्ट्रिंग क्या है आपकी। तो आपने जो अभी आउटपुट आया उसको ले लोगे यहाँ पर एनकोडेड स्ट्रिंग, और अब इसको हम डिकोड करेंगे। तो इसको डिकोड करने का फॉर्मेट क्या होता है कि यू विल राइट द बाइट एरे, इट इज अ बाइट एरे, देन डिकोडेड बाइट्स, दैट इट विल बी होल्ड द डिकोडेड फॉर्मेट इक्वल्स टू बेस 64 एंड बेस 64 के अंदर ही आपका गेट डिकोडर नाम का मेथड है, डॉट decode, and what we are decoding the encoded portion which is this, so we are decoding this portion। तो encoded disk के अंदर आपको डाल देना है। अब string decoded equals to new string and इसके अंदर आप decoded bytes को डाल दोगे। तो आपके पास ये जो decoded है ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो decoded स्ट्रीम है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको प्रिंट क्या करवाना है, इसी decoded को आपको system.out.println आप इसी decoded को प्रिंट करवाओगे। तो जब आप करवाओगे तो आपका जो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग थी हेलो जावा वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो दिस लाइन will result the hello java। बढ़िया, ये हो गया आपका hello java रिटर्न होके आ गया। तो आपका बेस 64 एनकोडर डिकोडर आएगा। तो आपको क्या करना है, बेस 64 एनकोडर डिकोडर आपको डेफिनेशन देनी है, पर्पस जो मैंने बताया, टाइप्स बताए, और आपका ये दोनों एनकोडिंग डिकोडिंग का कोड दे देना है बस। और बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि जब आप यूआरएल इनकोडर का यूज करते हो तब क्या होता है, और माइम में जैसे यूआरएल का आप कर रहे हो तो बेस 64 डॉट इनकोड यूआरएल इनकोडर इक्वल्स टू बेस 64 डॉट गेट यूआरएल इनकोडर, आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसी तरह से माइम में आप गेट माइम इनकोडर लोगे।
तो अगर आप यूआरएल इनकोडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो डॉट गेट यूआरएल इनकोडर, बट अगर आप माइम इनकोडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप डॉट गेट माइम इनकोडर लिखोगे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर यूआरएल सेफ इनकोडेड एंड यहाँ पर माइम इनकोडेड बन जाएगा। एंड जितने भी आपके जो भी आप मेथड्स यूज करोगे, जो भी आप लाइब्रेरीज फंक्शंस यूज करोगे, सब में आपका यूआरएल इनकोडर यूज होगा एंड डॉट एनकोड डॉट स्ट्रिंग, अदर थिंग्स रिमेन द सेम जो आप देख रहे हो हमारे कोड में। बस द डिफरेंस लाइज इज दैट कि जो आपका नॉर्मल था आपका एनकोडेड डिकोडेड वो अब बन जाएगा यूआरएल एनकोडेड में और माइम एनकोडेड में, और यूआरएल डिकोडेड एंड माइम डिकोडेड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आपको कोड सिर्फ बेसिक वाले का लिखने के लिए आएगा जो भी हमने पढ़ा दोनों का, और आपको छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए यूआरएल एनकोडर और माइम के बारे में जो मैंने आपको बता दी। आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है आपके मेथड्स जो आपके बेस 64 में यूज होते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जिसमें से आपके काम का बस ये दोनों है, बेस 64 डॉट गेट इनकोडर जो कि रिटर्न करता है बेस 64 डॉट गेट इनकोडर, और बेस 64 डॉट गेट डिकोडर जो कि रिटर्न करता है बेस 64 डॉट गेट डिकोडर। बाकी ये सब काम के नहीं है आपके, क्योंकि आपका यूआरएल डिकोडर वाला मेथड है जो अभी हमने देख लिया, ये माइम के लिए है। ये एनकोड, अच्छा ये भी काम का है आपका, विच इज एनकोडिंग टू स्ट्रिंग। ये क्या कर रहा है, ये आपके जो बाइट एरे है उसको 60 बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है डिकोड स्ट्रिंग इनपुट, तो ये क्या कर रहा है, डिकोड कर देता है जो आपकी बेस 64 स्ट्रिंग है उसको बाइट एरे में। तो ये वाला मेथड आपका बाइट एरे से स्ट्रिंग में ले जा रहा है और ये वाला स्ट्रिंग से बाइट एरे में टू गेट द रिटर्न बैक द इनपुट। बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर ईच। अच्छा ये यूज केस पढ़ लेना आपके बेस 64 के, कि पासवर्ड्स को एनकोड करना हो, टोकन्स को करना हो, या फिर आपको एम्बेडेड इमेजिंग करनी हो, या फिर ऑडियो फाइल्स लाइक इन HTML XML। अगर आपको अटैचमेंट सेंड करनी है ईमेल में तो आप यूजिंग माइम कर सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अटैचमेंट सेंड करनी है इन ईमेल्स यूजिंग माइम तो आप कर सकते हो। एंड आपका एनकोडिंग बाइनरी डेटा इन रेस्ट एपीआई एंड वेब सॉकेट्स, जो आपके रेस्ट एपीआईज होते हैं एंड जो आपके वेब सॉकेट्स होते हैं, वहाँ पर भी आप एनकोडिंग बाइनरी डेटा को एनकोड करने के लिए यूज कर सकते हो बेस 64 का। ठीक है, तो आपके कुछ आपके यूज केसेस थे, तो आप ईमेल्स के लिए माइम का, आपके टेक्स्ट फाइल्स या फिर एम्बेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो बेस 64 का, और पासवर्ड्स एनकोड करने के लिए, और आपका रेस्ट एपीआई या फिर वेब सॉकेट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फॉर ईच मेथड। तो फॉर ईच मेथड आइटरेशन के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर आइटरेशन ओवर अ कलेक्शन। तो किसी कलेक्शन पर आइटरेट करने के लिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपने लिखा कोई कलेक्शन, डॉट लगाओगे आप, फिर आप लिखोगे फॉर ईच, और जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। तो एक्शन के अंदर आप जनरली आप लैम्बडा एक्सप्रेशन या फिर मेथड रेफरेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपने ये लिख दिया, आपकी क्लास हो गई, आपका मेन मेथड होगा। अब देखो सबसे पहले आपका कलेक्शन यहाँ पर लिस्ट क्या है, लिस्ट। यहाँ पर डेटा टाइप यूज हो रहा है स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग का नेम्स और इक्वल्स टू एरे डॉट एज लिस्ट। ये क्या पूरा सिंटेक्स है, ये क्या पूरा सिंटेक्स है। और इसके अंदर आप पास करो रवि, सीता एंड अमन, रवि, सीता एंड अमन, दीज नेम्स यू आर पासिंग। एंड देन यूजिंग दिस नेम्स आप क्या कराओगे, यूजिंग दिस नेम्स, सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स के साथ साथ चलो। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना कलेक्शन, तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया तो नेम्स डॉट आप फॉर ईच मेंशन करोगे, और इनसाइड दी फॉर ईच आपको मैंने बताया था आइदर लैम्बडा एक्सप्रेशन आपका यूज होता है या फिर आपका मेथड रेफरेंस। तो यहाँ पर आपका ये लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है आपका, लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो आप यूजिंग द नेम आप क्या कर रहे हो, आप प्रिंट करवा रहे हो अपने नेम को। आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो अपने नेम को। तो आपके पास नेम की लिस्ट में कौन कौन से आपके, रवि, सीता और अमन। तो ये एक एक लाइन के गैप के बाद होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एल एन लिख दिया है। तो पहली लाइन में रवि, देन सीता, देन अमन। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो इंटरनली जो फॉर ईच मेथड है वो कंज्यूमर टी फंक्शनल इंटरफेस का इस्तेमाल करता है एज एन आर्गुमेंट, और वो क्या करता है, अप्लाई करता है द गिवन एक्शन फॉर ईच एलिमेंट। मतलब हर एक एलिमेंट, जैसे रवि हो गया, सीता हो गया, सबके लिए सेम एक्शन को अप्लाई कर होता है वन बाय वन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बहुत सारी देखो कहानी नोट्स में आपको बहुत मिलेगी। आपके काम की चीज़ें क्या है वो समझो कि आपका ये कोड जो है वो आपका काम का था। तो इसके लिए आप मेथड रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर आप मेथड रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हो तो उसका कोड ये है। फिर आप मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप मैप पढ़ रहे हो या जो आप रिड्यूस पढ़ रहे हो, जो फिल्टर पढ़ रहे हो, ये सब हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। इसमें देखेंगे यूनिट 4 का पार्ट है। ठीक है, बढ़िया। और ये आपका मेथड रेफरेंस, ये आपका पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी। मेथड रेफरेंस पूछा जाएगा, बट यहाँ पर जो मैंने आपको कोड कराया है ये आपको एज इट इज सेम आपका बेसिक जो आपका फॉर ईच है ना उससे पूछा जाएगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि यूजिंग मेथड रेफरेंस, वो बोलेगा फॉर ईच इंप्लीमेंटेशन करके दो। और आप फॉर ईच इंप्लीमेंटेशन किसका इस्तेमाल करके करोगे, यूजिंग लिस्ट। अब अंदर आप लैम्बडा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करो या फिर आप मेथड रेफरेंस, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर आप ब्रेक कंटिन्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड कोई सूटेबल नहीं है फॉर ऑपरेशंस जिसमें आपका एलिमेंट इंडेक्स हो। ध्यान रखना, अगर आपकी इंडेक्सिंग की बात हो जाएगी तो ये उतना सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, एंड इट इज नॉट आइडियल फॉर मॉडिफाइंग दी कलेक्शन ड्यूरिंग आइटरेशन। अब फॉर ईच विद स्ट्रीम्स, फॉर ईच विद स्ट्रीम्स, अभी हमने स्ट्रीम्स भी पढ़ी थी। तो जैसे आपका यहाँ पर एक कलेक्शन है लिस्ट, यहाँ पर डेटा टाइप ले लिया स्ट्रिंग, देन आपने लिस्ट ऑब्जेक्ट एंड एरे डॉट एज लिस्ट, और उसके अंदर आपने एबीसी पास करती है। अब यूजिंग दिस आप लिस्ट डॉट आप स्ट्रीम ले रहे हो, यहाँ पर इस बार क्या कर रहे हो, आप स्ट्रीम ले रहे हो, स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और हर एक आइटम के लिए आप अंदर क्या पास करते हो, पैरेंथेसिस के अंदर आपकी लैम्बडा एक्सप्रेशन।
तो फॉर ईच आइटम आपको क्या करना है, आइटम को प्रिंट कराते जाना है। तो पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी। तो ये सिमिलरली वर्क करेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रीम कॉल होगी रादर देन द कलेक्शन इटसेल्फ। यहाँ पर पूरी आपकी स्ट्रीम कॉल होगी रादर देन द कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राई विद रिसोर्सेज इन जावा। क्या है ट्राई विद रिसोर्सेज? तो ट्राई विद रिसोर्सेज एक फीचर है जो कि जावा 7 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जावा 8 के अंडर में से पढ़ेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आप ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को क्लोज कर पाओ, जैसे कि फाइल्स हो गए, आपके सॉकेट्स हो गए, फिर आपके डेटाबेस कनेक्शंस हो गए। तो अगर आपको याद हो, हमने ट्राई कैच ब्लॉक याद है आपको थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे हम फाइनली यूज करते थे, याद है आपको, फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, और फाइनली कीवर्ड की मदद से हम क्या करते थे, रिसोर्स क्लोज वगैरह का काम कर रहे होते थे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप सिंटेक्स कैसे लिखते हो, आप ट्राई लिखते हो, और ट्राई के अंदर आप देते हो रिसोर्स टाइप, रिसोर्स इक्वल्स टू न्यू रिसोर्स टाइप। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसोर्स टाइप क्लास। एंड यहाँ पर आप जो भी रिसोर्स है उसका यूज लिखते हो, एंड देन कैच एक्सेप्शन इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन प्रोड्यूस्ड, एंड देन उस एक्सेप्शन की डिटेल प्रिंट करते हो यूजिंग द स्टैक ट्रेस, यूजिंग द स्टैक ट्रेस। तो ये चीजें मैंने आपको यूनिट 2 में एक्सप्लेन करी थी। इसकी मदद से आप डिटेल प्रिंट करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो हमने ये क्लास बना लिया आपकी ट्राई विद रिसोर्स एग्जाम्पल और आपका मेन मेथड। अब इसके अंदर हम लिखा ट्राई। अब हम क्या करेंगे, बफर्ड रीडर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट br क्रिएट करेंगे, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं, और कौन सी फाइल को रीड कर रहे हैं, data.txt फाइल। तो ट्राई के अंदर लिखा बफर्ड रीडर br इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बफर्ड रीडर क्लास। एंड हम कर क्या रहे हैं, हम फाइल रीडर मतलब एक नई फाइल, मतलब एक फाइल को रीड कर रहे हैं यूजिंग द फाइल रीडर, बढ़िया। और इस फाइल का नाम क्या है, data.txt। अंदर लिखते हैं हमने system.out.println कि आप यूजिंग दिस br ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, जो आपकी फाइल है data.txt उसको आप लाइन बाय लाइन क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। अब इफ ट्राई में कोई एक्सेप्शन प्रोड्यूस होती है तो उसको कैच करता है, कैच कर लेता है कैच। तो इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि किस तरह की एक्सेप्शन आ सकती है। जब भी मैंने आपको बताया फाइल रीड हो या फाइल राइट हो, आईओ एक्सेप्शंस के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे आईओ एक्सेप्शन ई, एंड देन यूजिंग दैट ई आप प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखोगे, सो दैट इफ एक्सेप्शन अकर्स तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट कोड जो आप लिख सकते हो जब आपको ट्राई विद रिसोर्सेज बोला जाए, तो आप इस कोड को लिख कर आ सकते हो। बेनिफिट्स क्या है, नो नीड टू राइट एक्सप्लिसिट फाइनली ब्लॉक। तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, आप ट्राई के साथ आप फाइनली ब्लॉक लिखते थे। याद है यूनिट 2 में मैंने बताया था कि जो आपका फाइनली ब्लॉक होता था, इसके अंदर आप कोड लिखते थे, वो वाला कोड, जैसे कि आपको कुछ क्लोज करना है, कोई फाइल ओपन रहेगी वगैरह वगैरह। तो आप पहले क्या करते थे, पहले आप फाइनली ब्लॉक को लिखते थे एक्सप्लिसिटली, बट इन दैट केस आपको नहीं लिखना। आप ट्राई के अंदर ही क्या कर ले रहे हो, आप ट्राई के अंदर ही अपनी जो भी फाइल्स वगैरह है उन सबका काम कर ले रहे हो, ओपन क्लोज वगैरह काम कर ले रहे हो। तो आपको फाइनली ब्लॉक का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस हो गया और आपका रिसोर्स लीक भी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप एनोटेशन। तो अभी मैंने आपको एनोटेशन का ज्ञान स्टार्टिंग में दे दिया था, जो आप एट द रेट करके लिख रहे थे ना, वही थी आपकी टाइप एनोटेशन। तो जो आप एट द रेट करके लिखते हो वो आपकी टाइप एनोटेशन होती है। तो ये एनोटेशन है जिनको अप्लाई कर सकते हो एनीवेयर अ टाइप इज यूज्ड, नॉट जस्ट डिक्लेरेशन। और ये इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 में। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एट द रेट नॉन नल स्ट्रिंग नेम, मतलब ये जो भी स्ट्रिंग का नाम होगा वो नल नहीं हो सकता, ठीक है, वो नल नहीं हो सकता, ऐसा आप इसको कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप एनोटेशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जेनेरिक टाइप आर्ग्यूमेंट्स में। जेनेरिक टाइप यानी कि जो आप डायमंड ऑपरेटर करके बनाते हो ना, उन्हें हम कहते हैं जेनेरिक्स। एरेज में हो सकता है, मेथड रिटर्न टाइप्स में हो सकता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन में हो सकता है, टाइप कास्टिंग जो आप डेटा टाइप का इंटरचेंजेबल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, एंड थ्रोज क्लॉजेस में। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल दे रखा है कि आपका ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर एनोटेशन पास कर दिया एट द रेट नॉन नल ऑब्जेक्ट, और आपने कोई ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये एग्जांपल हो गया आपके टाइप्ड एनोटेशंस का, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, इट इनेबल्स द स्ट्रॉन्गर टाइप चेकिंग यूज्ड बाय द टूल्स लाइक स्टैटिक एनालाइजर्स, यानी कि जो बग फिक्सिंग वगैरह होती है, फ्रेमवर्क चेकर होता है उस तरह में, एंड इनहेंसेस द कोड करेक्शन एंड सेफ्टी। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो आप सिंपल से क्या कर रहे हो, आप टाइप चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, कोड की करेक्टनेस चेक कर रहे हो, सेफ्टी चेक कर रहे हो यूजिंग दी टाइप्ड एनोटेशन या एनोटेशंस। नेक्स्ट आता है आपके रिपीटिंग एनोटेशंस। तो ये वो एनोटेशन होते हैं विच अलाउ यू कि आप सेम एनोटेशन को मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करो टू द सेम डिक्लेरेशन। तो टू अप्लाई द सेम एनोटेशन मल्टीपल टाइम्स टू द सेम डिक्लेरेशन। तो इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे आपने एट द रेट रोल एडमिन लिखा, फिर आपने एट द रेट रोल यूजर लिखा, तो यू आर अप्लाइंग द सेम एनोटेशन, दैट यू आर यूजिंग द एनोटेशन repeatedly, so that's why it's repeating annotation. Inside the first one you are mentioning the admin, and inside the second one you are mentioning the user. अब इसको आपको कैसे इनेबल करना है, तो आप स्टेप 1 क्या करोगे, आप यूज करोगे एट द रेट रिपीटेबल एनोटेशन ऑन द एनोटेशन डेफिनेशन, और स्टेप 2 में आप क्या करोगे, एक कंटेनर एनोटेशन को डिफाइन करोगे। तो अगर आपको बोला जाए, लेट्स से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इनेबल रिपीटिंग एनोटेशंस, ये वाला सीधा सीधा ये पॉइंट पूरा आपका 2 नंबर में आ जाए, तो क्या लिखोगे, स्टेप 1 कि आपको यूज करना है एट द रेट रिपीटेबल एनोटेशन ऑन द एनोटेशन डेफिनेशन, एंड स्टेप 2 आप एक कंटेनर एनोटेशन को डिफाइन करोगे। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो आप java.lang एनोटेशन, अब आपने क्या करा, एट द रेट रिपीटेबल एनोटेशन मेंशन कर दिया, एंड इसके अंदर रोल्स डिफाइन कर दिए, जैसे एडमिन हो गया, यूजर हो गया, एंड देन आपने एक ब्लॉक डिफाइन करा, एक कंटेनर, ये क्या आपका कंटेनर, ये क्या आपका कंटेनर,
तो आपने एक एनोटेशन, आपका एनोटेशन का कंटेनर डिफाइन कर दिया और ये रोल्स डिफाइन कर रहा है। तो आपने सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करा, एक रिपीटेबल एनोटेशन मेंशन कर दी जिस, और आपने मेंशन कर दिया कंटेनर। तो अगर मैं आपको एक क्लियर पाथ पे दूँ, पूरा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो अगर आपको किसी यूज़र को ढंग से समझना, आप रिकैप कर रहे हैं, ठीक है? कि अगर आपको किसी यूज़र को मल्टीपल रोल्स देना हो, जैसे आपने अभी एडमिन देखा था, एडमिन, यूज़र, इस तरह से आपको रोल्स देने हो, तो आपको क्या करना है कि पहले क्या होता था कि जावा में एक एनोटेशन को एक ही बार यूज़ कर सकते थे। आफ्टर जावा 8 हमारे पास कॉन्सेप्ट आया रिपीटेड एनोटेशंस का, जहाँ पर हम एनोटेशंस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इतना हमने बेसिक देखा था। तो ये था हमारा रिपीटेड एनोटेशंस का बैकग्राउंड। अब हमने जो स्टेप 1 बताया, उसमें क्या करते हैं, मेन एनोटेशन को डिफाइन करते हैं और रिपीटेबल का यूज़ करते हैं। तो मैंने वहाँ पर क्या लिखवाया कि @repeatable role डॉट क्लास, जो कि आपका बेसिकली यहाँ पर जो आपका रोल है, आपका जो भी रोल है, वो एनोटेशन है जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। किसको हम रिपीट करना चाहते हैं? रोल को, क्योंकि हमें मल्टीपल रोल्स देने हैं, एडमिन हो गया, यूजर हो गया। तो आपने लिखा @repeatable roles डॉट क्लास का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एनोटेशन है वो रिपीट होने पर ऑटोमेटिकली @roles के अंडर स्टोर होगा। यानी जब भी आपकी एनोटेशन रिपीट होती है तो ऑटोमेटिकली @roles एनोटेशन के अंदर क्या होगा, स्टोर होते जाएगा। दैट्स व्हाई वी मेंशन्ड। उसका हमने क्या करना होता है, कंटेनर एनोटेशन डिफाइन करनी होती है। तो एक रैपर समझ सकते हो आप, जो कंटेन कर रहा है सब कुछ। तो एक रैपर एनोटेशन है जिसमें आपके पास मल्टीपल रोल्स जो होंगे वो स्टोर होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतना हमने क्या करा है, इतना हमने कर दिया, इतना मैंने आपको अभी तक समझा दिया और हमने समझ भी लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यहाँ तक डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब आपके पास रोल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे रिपीटिंग एनोटेशन को क्लास पर, कि आपने अप्लाई करा @role एडमिन, देन @role यूजर, देन पब्लिक क्लास यूजर डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करा है, यूजर क्लास पे दो रोल दिए, एक तो आपका एडमिन हो गया और आपका यूजर, तो दो एनोटेशन दे दी। तो यूजर क्लास के पास एडमिन और यूजर दो रोल्स हैं। अब अगर आपको उसको एक्सेस करना है, तो आप एक्सेस करने के लिए क्या करोगे, आगे हमने इस पार्ट की जो है एक्सेसिंग बता रखी है, कि अगर आपको एक्सेस करना, एक सेकेंड, अगर आपको एक्सेस करना पड़े तो आप कैसे एक्सेस करोगे अपने रिपीटेड एनोटेशंस को। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे आपने रोल लिखा, आपने रोल एरे ली, रोल एरे मतलब आपके पास जो भी मल्टीपल रोल्स हैं, वो एडमिन हो गया, आपका जो भी हो गया, गेस्ट वगैरह, फिर रोल्स इक्वल्स टू यूजर डॉट क्लास डॉट गेट एनोटेशंस बाय टाइप और रोल डॉट क्लास। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग दिस लाइन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिपीटेड एनोटेशंस को एक्सेस कर रहे हैं और फिर उनके वैल्यू को हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप इस बात को समझो, कि जो ये वाली लाइंस हमने लिखी हैं कि यूजर डॉट क्लास डॉट गेट एनोटेशंस बाय टाइप रोल डॉट क्लास, यहाँ से हमें मिल जा रहा है फाइनल, और उसको हम क्या करवा दे रहे हैं, रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो फॉर ईच आइटरेशन हम क्या करवा रहे हैं, रोल्स की जो वैल्यूज है उनको हम रिटर्न करवा रहे हैं। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ एक्सेसिंग द रिपीटेड एनोटेशंस। तो इस तरह से हम जो है, जो हमारी रिपीटेड एनोटेशन है उनको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड एनोटेशन। तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवा दिया कि क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, स्टेप्स डिफाइन बता दिए मैंने आपको। और ठीक है, आई होप अब आपको रिपीटेड एनोटेशन में कोई डाउट तो यार नहीं बचा होगा, क्योंकि नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक वे में पढ़ा दिया है। अब आपका आता है जावा मॉड्यूल सिस्टम, एक और टॉपिक है। अब जावा मॉड्यूल सिस्टम को ढंग से समझ लेना, आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि लाइक 2 नंबर में पूछ सकते हैं, आई होप सो। तो जावा मॉड्यूल सिस्टम की बात समझो, कि जो जावा होता है उसमें जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बड़ी-बड़ी है ना, तो जैसे बहुत बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस, पैकेजेस या फिर जार फाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कोड होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, आपके क्लास पाथ एरर्स आएंगे। याद है क्लास पाथ हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था, तो क्लास पाथ एरर्स आएंगे, ठीक है, और इसे हम जार हेल भी बोलते हैं, और कोड का क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिलता। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल सिस्टम आता है। तो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन रेडी होता है कि व्हाई जावा मॉड्यूल सिस्टम इज रिक्वायर्ड, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप ये 4 पॉइंट्स लिखकर आ जाना कि इट मेक्स द कोड कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस पैकेजेस इन द बिगर एप्लीकेशंस, देयरफॉर द इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोड, then there is security problems, then there is class path errors which are also known by the name of the jar hell, and then there is a lack of clarity in the code structure। इस तरह के पॉइंट्स आप मेंशन करके आ जाना। जो जावा मॉड्यूल सिस्टम है, तो वहाँ पर आपने देखा मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब एक नेम्ड सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ डिस्क्राइबिंग यूनिट ऑफ कोड होता है। मॉड्यूल क्या होता है आपका, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ डिस्क्राइबिंग, खुद में एक सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ डिस्क्राइबिंग यूनिट होता है कोड का। ठीक है, समझे? तो सेल्फ कंटेन्ड होता है और सेल्फ डिस्क्राइब्ड होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे कि इट प्रोवाइड्स बेटर इनकैप्सुलेशन, जो कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर द सिंगल यूनिट, देन फास्टर स्टार्टअप एंड परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी मेंटेनेंस एंड द लार्ज स्केल एप्स बनाने में हेल्प, सो दैट आपकी जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी इन द बिगर सिस्टम्स वो आपकी सॉल्व होती है, उस प्रॉब्लम को ये आपका सॉल्व करता है। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स बता दिए, इसके थोड़े से सिंटैक्स वगैरह बस देख लेते हैं एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो आपका हर मॉड्यूल होता है उसका एक रूट में एक फाइल होती है। तो जैसे आपका मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा लिखा, तो इसमें हम लिखते हैं मॉड्यूल का नाम, उसकी डिपेंडेंसीज और कौन सा पैकेज बाहर दिखाना है, यानी कि कौन सा पैकेज आपको एक्सपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि आपने लिखा मॉड्यूल,
then my dot application then requires java dot sql and then exports com dot dap com जो भी आपने एग्जांपल दे रखा है वो। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने यहाँ पर लिखा मॉड्यूल, क्या लिखा आपने, मॉड्यूल my dot आपके मॉड्यूल का नाम, then requires java dot sql then exports what it wants to show, that is com dot example dot my package। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिक्वायर है वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज ऑन अदर मॉड्यूल्स है, दैट इज दी जावा डॉट एसक्यूएल एंड एक्सपोर्ट मतलब इट मेक्स द पैकेजेस विजिबल टू दी अदर मॉड्यूल्स, मतलब जो अदर मॉड्यूल्स है उनके लिए इस पैकेज को विजिबल कर देता है। तो एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि डिपेंडेंसीज क्लियर हो जाएंगी, इनकैप्सुलेशन बेटर, अवॉइड करेगा क्लास पाथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्योंकि आपका नीड इसकी ये थी जार हेल वाली जो कंडीशन होती है, देन रन टाइम ऑप्टिमाइजेशंस को एनेबल करता है और लार्ज एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में मदद करता है। लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, बट इट इज कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना आपके जो ट्रेडिशनल क्लास पाथ बेस्ड स्ट्रक्चर थे दे आर मच प्रीटी सिंपल देन दिस, मच प्रीटी सिंपलर देन दिस, बट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, इट मे रिक्वायर चेंजेस इन दी लेगेसी प्रोजेक्ट्स, मीन दी ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स उनमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है यूजिंग दिस आपके मॉड्यूल सिस्टम, जावा मॉड्यूल सिस्टम, एंड देन इट इज नॉट वाइडली अडॉप्टेड इन स्मॉल स्केल, तो ये लार्ज स्केल के लिए ही यूज होता है, स्मॉल स्केल्स में इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। तो दिस वॉज अबाउट दी मॉड्यूल सिस्टम। नेक्स्ट आता है कि डायमंड सिंटैक्स। तो डायमंड ऑपरेटर आपका कुछ इस तरह का होता है, आपको पता होगा ये आपका डायमंड ऑपरेटर है। एंड तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो डायमंड ऑपरेटर है वो आप देख रहे होगे कि पहले क्या हो रहा था कि जैसे आपने यहाँ पर दो बारी चीज मेंशन करी है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, रिपीटिशन आ रही है, क्या आ रही है, रिपीटिशन। नाउ टू अवॉइड दैट यू आर पुटिंग द, इंस्टेड ऑफ यू आर पुटिंग दिस, आप डायरेक्टली डायमंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो दिस मेक इट मोर सिंपल कंसाइज। अब यहाँ पर एक लिमिटेशन है विद इनर अनोनिमस क्लास कि जो डायमंड ऑपरेटर है दे कुड नॉट बी यूज्ड विद द इनर अनोनिमस क्लास, उनके साथ यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि देयर इज अ कंपाइलेशन एरर जो हुआ करती थी। तो जैसे अगर आप इधर देखो, आपने लिखा कंपैरेटर, आपने लिखा कंपैरेटर स्ट्रिंग कॉम इक्वल्स टू न्यू कंपैरेटर एंड आपने डायमंड ऑपरेटर यूज किया और पूरा सिंटैक्स लिख दिया। अब आपने लिखा पब्लिक इंट कंपेयर, देयर इज अ मेथड स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, और यहाँ पे आपने लिखा रिटर्न करो ए डॉट लेंथ माइनस बी डॉट लेंथ, मतलब स्ट्रिंग ए जो है उसकी लेंथ माइनस बी डॉट लेंथ। अब यहाँ पर कंपाइलेशन एरर होगी बिकॉज जो कंपाइलर है वो पता नहीं लगा पाएगा कि एग्जैक्ट टाइप पैरामीटर्स कौन से हैं व्हेन क्रिएटिंग एन एनोनिमस क्लास विच इंटरनली क्रिएट अ सब क्लास। तो वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगा, वो इन्फर नहीं कर पाएगा कि जो एग्जैक्ट टाइप पैरामीटर्स हैं वो क्या है, जब आपने क्लास जो भी आपकी इनर अनोनिमस क्लास थी उसको आपने जब क्रिएट किया होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप मान लो कि जो आपका इनर अनोनिमस क्लास बन रही है वो क्या है, मतलब बेसिकली वो किस एग्जैक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट का एनोनिमस सब क्लास बनेगा, इसलिए वो टाइप पैरामीटर्स कैन नॉट इन्फर टाइप पैरामीटर्स, उस तरह का एक एरर जो है प्रोड्यूस करके देती थी, इस तरह का एरर प्रोड्यूस करके देती थी। अब जब आप अपडेशन समझोगे, जैसे इंप्रूवमेंट समझोगे, उस कोड को समझोगे, इस वाले कोड को, तब आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी व्हाट्स द इशू इन द प्रीवियस वन। तो अगर आप इस कोड को देखो तो यहाँ पर अब कंपाइलर स्मार्ट है, लाइक वो समझ लेता है कि लेफ्ट साइड कंपैरेटर स्ट्रिंग है, तो डायमंड के अंदर स्ट्रिंग इन्फर्ड हो रहा है और एनोनिमस क्लास जो है वो सब क्लास प्रॉपर्ली बन रहा है। तो आपका जो एनोनिमस सब क्लास है वो प्रॉपर्ली बन रहा है क्योंकि अब जो आफ्टर जावा 9 देयर इज अ स्मार्टनेस इन द कंपाइलर बाय यूजिंग द कंपैरेटर स्ट्रिंग इन द लेफ्ट साइड। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, जब आप पहले लिख रहे थे, कहाँ गया, इधर, तो पहले में ये होता था कि पहले वो इन्फर नहीं कर पाता था कि आपका जो है सब क्लास फॉर्म हो रहा है कैसे, कहाँ पर, उस चीज को इन्फर नहीं कर पाता था, बट आफ्टर जावा 9 इट इज फाइनली इन्फेरिंग दैट। सो जावा 9 जो है वो यूज ऑफ डायमंड विद सिंटैक्स विद एनोनिमस इनर क्लास इसको अलाउ करता है, एंड इससे जो आपकी टाइप इन्फेरेंस है वो अनएम्बिगुअस बन जाती है। नाउ इट कैन बी प्रॉपर्ली डन। तो जैसे आपने लिखा कंपैरेटर स्ट्रिंग कॉम इक्वल्स टू न्यू कंपैरेटर, तो ये ऑटोमेटिकली इन्फर कर ले रहा है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस डायमंड ऑपरेटर, दैट्स इट, it is just inferring that this is the part of the diamond operator, and before the java 9 there is this error की cannot infer, तो उस तरह की एरर क्रिएट होती थी, बट आफ्टर जावा 9 इस तरह की जो एरर्स हैं दे रिड्यूस्ड एंड नाउ दे कैन बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो बेनिफिट हो गया आपका बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस, क्लीनर, इजियर टू रीड। आप देख रहे हो सबके बेनिफिट सेम ही है, बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस करना, क्लीनर, इजियर टू रीड, क्योंकि जावा 8 फीचर्स है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को इंप्रूव कर रहे होंगे इसलिए। तो बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट दी हमारा जो टॉपिक है, हमारा डायमंड ऑफ सिंटैक्स विद इनर अनोनिमस क्लास। तो आपको बस सीक्वेंस में सुनते जाना है कि जब आप नॉर्मल एग्जांपल यूज करते हो विदाउट डायमंड तो वहाँ पर रिपीटेशन होती है, टू अवॉइड दैट रिपीटेशन आप डायमंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, बट कंपाइलर इन्फर करता है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो क्या है, टाइप पैरामीटर है। तो इस वजह से पहले जो जावा 9 से पहले क्या होती थी, एरर आती थी जब आप यूज करते थे अपना जो पार्ट है उसको यूज करते थे, तो देयर इज एरर जो आया करती थी कि कैन नॉट इन्फर दी एनोनिमस सब क्लास या सब एनोनिमस क्लास। तो आफ्टर द जावा 9 वर्जन देयर इज इम्प्रूवमेंट, एंड आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट जो है जावा 9 अलाउड द यूसेज ऑफ अनोनिमस क्लास, जो आपकी इनर अनोनिमस क्लास थी वो। तो अगर आप एक कंपैरिजन टेबल समझो तो डायमंड विद नॉर्मल क्लास तो 7 8 में अलाउड था, 9 प्लस में भी अलाउड है, बट डायमंड विद एनोनिमस क्लास 7 8 में अलाउड नहीं था,
और 9+ के बाद अलाउड हो गया है, ठीक है, 9+ के बाद अलाउड हो गया है। तो एनोनिमस क्लास का ही सारा खेल है आपका, और कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज ऑल सेट, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी विद द टॉपिक जो हमने पढ़ा अभी तक, हमारा जावा 9 के अंदर इंप्रूवमेंट्स इन दी टॉपिक ऑफ डायमंड सिंटैक्स विद द इनर एनोनिमस क्लास। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब लोकल वेरिएबल पे समझ बढ़, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस इन जावा। तो अब हम पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस इन जावा। अब लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? ये अलाउ करता है आपके कंपाइलर को कि वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को इन्फर कर ले। क्या कर ले? ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को क्या कर ले? इन्फर कर ले। अब आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं सुनी है। कहाँ सुनी है? आपने ये चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग में सुनी है। वहाँ पर आपको डेटा टाइप अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो आपका कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली जो है डेटा टाइप को इन्फर कर लेता है ना। वहाँ पर आपको बताना नहीं पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। कि अगर आपने a इक्वल्स टू, एक सेकेंड, अगर इस पेन से नहीं, जैसे अगर आपने उसमें a इक्वल्स टू 5 लिखा है तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये इंटीजर है। द सेम थिंग इज हियर। तो इसको जावा 10 में इंट्रोड्यूस करा था यूजिंग द कीवर्ड वेर, कि आप वेर कीवर्ड के साथ जो है आप अपना काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसका सिंटेक्स में आपको वेर लिखना है, फिर आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो लिखना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी है। एंड यूजिंग दिस आपका जो लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस है, उससे जो आपका कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जैसे सबसे पहले आप लिखते हो वेर, आप लिख दिया वेर, वेरिएबल का नाम लिख दिया आपने नेम, और आपने वैल्यू दे दी जावा, तो ये ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा इट इज एज स्ट्रिंग। और अगर आप लिखते हो वेर, लेट से आपने वेरिएबल का नाम दिया नंबर और आपने वैल्यू दी 100, कि इन्फर करेगा इसको एज अ इंटीजर डेटा टाइप। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वेर कोई कीवर्ड नहीं है। पहली चीज तो ये कि वेर कोई कीवर्ड नहीं है, वो एक रिजर्व्ड टाइप नेम है, दैट इज आइडेंटिफायर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है वेर क्या है, तो वेर आपका कीवर्ड नहीं, वेर आपका आइडेंटिफायर है। क्या है आपका? आइडेंटिफायर। एंड यहाँ पर ये आइडेंटिफायर किस चीज में हेल्प कर रहा है? आइडेंटिफाई करने में टू द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। इस बात से याद रखना कि इट इज identifying the type of the variable. That's why it's like it's more like an identifier than a reserved keyword, मतलब than a keyword. तो इट कैन ओनली बी यूज फॉर लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है ये, फील्ड्स या फिर मेथड पैरामीटर्स के लिए नहीं। टाइप इज डिटर्मिन्ड एट कंपाइल टाइम। ध्यान रखना, ये जो आपका टाइप डिटरमाइन हो रहा है ये आपका कंपाइल टाइम पर हो रहा है, और जो वेरिएबल है दे मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पर इसका एक कोड दे रखा है, तो इस कोड को अगर आप देखो, सबसे पहले आपके कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है हमारे पास। सबसे पहले आपके पास क्या है? कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं बफर्ड रीडर एंड फाइल्ड रीडर, जो कि रीड करने के लिए टेक्स्ट को फ्रॉम द फाइल यूज कर रहे हैं। देन हम एक आईओ एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो एक्सेप्शंस होंगी उनको हैंडल करेगा। एरे लिस्ट या फिर लिस्ट की बात करें तो ये डायनेमिक एरेज या फिर लिस्ट को हैंडल करेगा। और हैश मैप और मैप जो है वो जितने भी आपके की वैल्यू पेयर्स हैं उनके लिए यूज होगा। उसके बाद आप पब्लिक क्लास, जो आपका मेन क्लास और मेन मेथड है, इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग वेर। तो यहाँ पर लिखा है वेर काउंट इक्वल्स टू 5। 1 सेकेंड, एक सेकेंड बस। यहाँ पर क्या लिखा है आपका? वेर काउंट इक्वल्स टू 5। तो जब आपने वेर काउंट इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो मतलब जो आपका वेर है वो क्या करेगा? कंपाइलर को लेट करेगा कि वो कंपाइलर जो है डेटा टाइप पता करे ऑफ द काउंट वेरिएबल। तो पता लगाएगा कि जो आपका काउंट वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का डेटा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब वेर मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, तो इस मैसेज को एज अ स्ट्रिंग इन्फर करेगा आपका कंपाइलर, ठीक है। और लास्ट आपका मैप एज हैश मैप इंटीजर स्ट्रिंग। इसको आप, ये जो मैप है आपका, ये हैश मैप एंड अंदर इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मतलब एक इनपुट और आउटपुट टाइप। तो ये इसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करा? यूजिंग द आपका इन्फेरेंस का कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा, लोकल वेरिएबल इन्फेरेंस। तो ये आपके हो गए। फिर आप ऐड कर रहे हो डेटा टू मैप। आप ऐड कैसे करते हो? पुट का इस्तेमाल करके। तो आप लिख रहे हो मैप डॉट पुट 1 1, यानी आप एक की वैल्यू पेयर्स बना रहे हो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। तो यू आर मैपिंग 1 विद इट्स नंबर नेम 1, 2 विद इट्स नंबर नेम 2। देन यू आर क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आप एक लिस्ट बना रहे हो, वेर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, जहां पर आपके पास स्ट्रिंग है। एक सेकंड, जहां पर आपके पास स्ट्रिंग है और आप ये वाला पोर्शन आप क्या बना रहे हो? यहाँ पर वेर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग, और एंड में आप पेरेंथेसिस बनाते हो, दिस इज दी पैटर्न, दिस इज दी पैटर्न। अभी आप इन सब चीजों को कलेक्शंस वाली यूनिट में ज्यादा अच्छे से समझोगे। तो आपने एक लिस्ट बना ली, एक क्रिएट कर ली लिस्ट। अभी एक लिस्ट क्या है आपका? मतलब आपके पास अभी ये एम्प्टी है। तो अगर ये एम्प्टी है तो इसके अंदर आप चीजों को ऐड करोगे। तो लिस्ट डॉट एप्पल बनाना चेरी आपने ऐड कर दिए, तो अब आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट हो गई है और उसमें आइटम ऐड हो गए। अब यूजिंग वेर इन अ फॉर ईच लूप, अब हम वेर का इस्तेमाल करेंगे फॉर ईच लूप में। तो हम लिख रहे हैं फॉर वेर आइटम सच दैट लिस्ट, यानी लिस्ट में आइटरेट करेगा, एंड फॉर ईच आइटम इट विल प्रिंट द पर्टिकुलर आइटम। जैसे जैसे ये आइटरेट करता जाएगा, तो ये आइटरेट करेगा ओवर द लिस्ट एंड यूज कर रहे हैं वेर का फॉर आइटम। और क्या प्रिंट करके देगा? एप्पल बनाना चेरी। फाइन। उसके बाद आपका, तो आपको ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक की जो मैंने कहानी समझाई है आपको।
यहाँ तक की हमने जो है कहानी समझ ली है, ठीक है। अब वेयर का इस्तेमाल ट्राई विद रिसोर्सेज के साथ, तो वेयर का इस्तेमाल ट्राई विद रिसोर्सेज के साथ, तो ट्राई विद रिसोर्स क्या करते हैं, बफर्ड रीडर को ऑटो क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा है ट्राई वेयर रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर न्यू फाइल रीडर डेटा डॉट टीएक्सटी। क्या हमने ये पढ़ा था? हाँ, ऊपर पढ़ा था जब हमने ट्राई विद रिसोर्सेज पढ़ा था। तो आपका जो ट्राई विद रिसोर्स है वो बफर रीडर को ऑटो क्लोज कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है टू रीड द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द डेटा डॉट टीएक्सटी। अब सिंस फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ऐसी फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन वाला पार्ट के लिए आप आते हो कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी तो फाइल नॉट फाउंड करके आपका जो एरर है वो आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर अदर वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे कराओगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की मदद से। सिंपल, आप काउंट, मैसेज और मैप को प्रिंट करा लो। काउंट आपका था 5, मैसेज आपका हेलो वर्ल्ड, और मैप आपका 1 का 1 और 2 का 2, जो हमने की वैल्यू पेयर्स प्रिपेयर करे थे। सो आफ्टर दिस हमने सारा जो है आपका वेयर है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया, ठीक है, बढ़िया। ये आपका आउटपुट आ गया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कह रहा है इनवैलिड यूसेज ऑफ वेयर, हमने भी पढ़ा था कि बिना इनिशियलाइज करे आप वेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको वेयर को इनिशियलाइज करना इज इंपॉर्टेंट है ना, तो वेयर को आपको हमेशा इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने खाली वेयर एक्स लिख दिया तो ये एरर देगा, आपको वेयर एक्स के आगे लिखना पड़ेगा, इट इज 5, इट इज हेलो, क्या है ये। नेक्स्ट, विद नल ओनली, अगर आपने नल कर दिया वेयर डेटा इक्वल्स टू नल, देन इट इज अगेन एन एरर, द टाइप कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम नल। नेक्स्ट, फॉर मेथड पैरामीटर्स या और रिटर्न टाइप्स, जैसे अगर आपने लिखा वॉइड डिस्प्ले और आपने इसको पैरामीटर में पास कर दिया, ये अलाउड नहीं है कि आप पैरामीटर में वेयर को पास करो, ठीक है, ये चीज अलाउड नहीं है। नाइदर कि आप रिटर्न करो, वेयर के लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, ये भी चीज अलाउड नहीं है। एडवांटेज क्या हो गया आपके? अगेन देखो, एडवांटेज सबके सेम है, बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस कर रहा है, कोड की रीडेबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है, बट यहाँ पर एक ऐड हो गया कि इट इज स्पेशली यूज्ड इन जेनेरिक्स एंड स्ट्रीम एपीआई। डिसएडवांटेज क्या है कि कोड क्लैरिटी मे कैन गेट रिड्यूस अगर आपने ज्यादा ओवर यूज कर लिया। तो लिमिटेड यूज के लिए तो कोड क्लैरिटी रिड्यूस कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बट ज्यादा यूज के लिए नहीं। और ये पब्लिक एपीआई या फिर मेथड सिग्नेचर्स के लिए यूजफुल नहीं है। आपने देखा था सिग्नेचर मेथड सिग्नेचर्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर देखा था ना कि दिस इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट आता है आपका स्विच एक्सप्रेशन। अब स्विच एक्सप्रेशन क्या है? एक इनहेंस्ड वर्जन है, जो आपका ट्रेडिशनल आपने स्विच पढ़ा है ना, स्विच स्टेटमेंट हम बनाते थे, तो उसी का इनहेंस्ड वर्जन है आपका स्विच एक्सप्रेशन। अब इससे क्या होता है, आप स्विच करते हो टू रिटर्न अ वैल्यू, जिससे आप विच मेकिंग इट यूजेबल एज एन एक्सप्रेशन। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल की बात करो, आप ट्रेडिशनल स्विच एक्सप्रेशन की बात करो, तो जैसे इंट डे इक्वल्स टू आपने डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने स्ट्रिंग डे नेम, देन स्विच में आपने लिख दिया यहाँ पर डे को पास कर दिया, ये रहा, ये डे को आपने पास कर दिया, और फिर आपने केस बना दिया कि केस 1 में डे नेम आएगा मंडे, फिर आप ब्रेक लगाते थे, फिर केस 2 में डे नेम आएगा ट्यूसडे, फिर आप ब्रेक लगाते थे। इस तरह से आप काम करते थे। आफ्टर जावा 14 प्लस स्विच एक्सप्रेशन जो आया वो कुछ इस तरह का दिखता है कि आपने लिखा इंट डे इक्वल्स टू 2, नाउ स्ट्रिंग डे नेम इक्वल्स टू स्विच डे। तो पहला चीज तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि वी हैव इक्वेटेड हियर, so we have written string day name equals to switch day, and then case 1 is Monday, case 2 is Tuesday, and then default is unknown. तो here you are seeing that यहाँ पर कोई ब्रेक का सिलसिला आपको नहीं दिख रहा है ना। सेकेंडली आपका जो कोड है वो काफी ऑप्टिमाइज लग रहा है। तो जो स्विच वैल्यू होती है, जो आपका स्विच है, वो क्या रिटर्न करेगा, वो डायरेक्ट एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड इट इज असाइन टू अ डे नेम। तो ये क्या करेगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये जो भी वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्न आ जाएगी आपके डे नेम के अंदर, डे नेम के अंदर। अब इसके फीचर समझोगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल स्विच एक्सप्रेशन एंड आफ्टर द 14th वर्जन ऑफ स्विच एक्सप्रेशन, तो विद द कोड एक्सप्लेन कर दो, तो आपको पता होना चाहिए। तो फीचर्स ऑफ स्विच एक्सप्रेशन, पहला हम एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसकी नीड खत्म हो जाती है, जो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट्स थी उसकी नीड अब खत्म, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, एंड मे बी कोड के साथ में। तो यूज्ड व्हेन यू नीड अ ब्लॉक ऑफ कोड टू रिटर्न अ वैल्यू, ये कब यूज होता है, जब आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए होता है किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। तो यील्ड मतलब इट इज यील्डिंग समथिंग, प्रोड्यूसिंग समथिंग और रिटर्निंग समथिंग। जैसे आपने लिखा इंट ग्रेड इक्वल्स टू 90, नाउ स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू स्विच ग्रेड, मतलब ये जो भी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये जो भी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये वैल्यू जाएगी आपके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। फिर आपने केस बना दिया 90 100, और आपने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपको एक्सीलेंट प्रिंट करना है और यील्ड करनी है वैल्यू ए। देन आप लिखा कि अगर 80 है, मतलब अगर 90 से 100 है तो परफॉर्मेंस यील्ड कर दो ए और एक्सीलेंट है, बट अगर केस 80 है तो आपको बी ग्रेड यील्ड करना है, इसी तरह से डिफॉल्ट में एफ ग्रेड यील्ड करना है। तो इट इज प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर केसेस। तो आप एक ब्लॉक ऑफ कोड यूज करते हो, मतलब जिसके जो कि क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे अगर आपका ये कंडीशन हिट हुआ तो इट इज यील्डिंग ए ग्रेड, ये इसका कोड हिट होगा तो ये बी ग्रेड को क्या करेगा, यील्ड करेगा, ये होगा तो ये एफ ग्रेड को यील्ड करेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोड लिख रखा है, इस कोड को देखो, पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करी इंट डे इक्वल्स टू 6, स्ट्रिंग टाइप हमने ले लिया एक डेटा टाइप जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और इसके अंदर हम जो भी हमारा ये वैल्यू रिटर्न करके आएगा तो हम स्विच एक्सप्रेशन यूज करेंगे, उसके अंदर हमने पास कर दिया डे,
और इस पूरे को सॉल्व करके जो भी आएगा वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी आपके इसके अंदर, ठीक है। तो आपने लिखा केस 1 2 3 4 5 के लिए वीकडे, केस 6 7 के लिए वीक एंड और डिफॉल्ट आपका इनवैलिड। और जब आप इससे बाहर निकलो तो आप प्रिंट कर दो जो भी आपका टाइप है। अब मेरी बात सुनो, आपका जो भी आपने वैल्यू ली थी क्या, इंट डे इक्वल्स टू 6। अब मुझे बताओ 6 कौन से का पार्ट है, केस 1 2 3 4 5 का या 6 7 का? तो ये पार्ट है 6 7 का, और 6 7 में आपका वीकेंड है, तो आपका कौन सा टाइप आएगा, वीकेंड। ये वी नहीं है, वीकेंड है, ठीक है। बढ़िया। तो आई होप आपको ये जो एग्जांपल है हमने जो अभी स्विच एक्सप्रेशन का समझा, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक यील्ड का एग्जांपल है, यील्ड कीवर्ड जो है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। वैसे यील्ड कीवर्ड आगे दे रखा है ये रहा, तो पहले इस यील्ड कीवर्ड को समझते हैं। वैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यील्ड कीवर्ड है क्या, बट एक बार इसको, इसका अलग से टॉपिक है तो देख लेते हैं। यील्ड कीवर्ड यूज होता है जावा में टू रिटर्न अ सर्टेन वैल्यू। मैंने अभी बताया था एक सर्टेन वैल्यू को रिटर्न करने की, जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड रिटर्न कर रहे थे ना, तो इसलिए अब यील्ड क्या करता है, इट रिप्लेसेस द नीड ऑफ यूजिंग असाइनमेंट या फिर रिटर्न। तो असाइनमेंट या रिटर्न की जरूरत नहीं, सीधा यील्ड। अब जैसे इसका बेसिक सिंटैक्स देखोगे तो ये देखो, ये रहा कि आपने लिखा स्ट्रिंग रिजल्ट स्विच, इसके अंदर डालती वैल्यू। अब केस 1 के लिए 1, केस 2 के लिए आपके पास ये ब्लॉक बन रहा है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है, वैल्यू कुछ, ब्लॉक कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है 2। यील्ड क्या कर रहा है, ये 2 कर रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे लिखा है यूज कब करना है यील्ड को, जब एक केस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तब आपको एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए आप यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन नॉट यूज रिटर्न इन स्विच एक्सप्रेशन, आप स्विच एक्सप्रेशन में रिटर्न यूज नहीं करोगे। तो यील्ड जो है कंपाइलर को बोलता है कि दिस इज द रिजल्ट टू रिटर्न फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो यील्ड कीवर्ड क्या बोलता है कि आपके पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या बन रहा है, दैट रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यील्ड कीवर्ड। जैसे आप एग्जांपल देख लो कि आपका एक एग्जांपल दिया, क्लास हो गई आपकी, मेथड हो गया। आपने ले लिया इंट मार्क्स इक्वल्स टू 85, आपने स्विच के अंदर डाल दिया आपका मार्क्स, और इसको आप असाइन, इसको आप स्टोर करवा रहे हो, इसमें से जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होकर आएगी उसको आप ग्रेड के अंदर डाल दो। अब आपने लिखा कि केस 90 100 के लिए आप ए ग्रेड प्रिंट करो, केस 80 के लिए आप एक प्रिंट करो स्कोर्ड 80 ऑल्सो यील्ड करो बी। यहाँ से आपका बी ग्रेड जो है यील्ड हो रहा है। डिफॉल्ट में डाल दिया उसने कि मार्क्स डू नॉट मैच विद स्पेसिफिक केसेस, और आपको यील्ड क्या करवाना है, सी। अब आपका 85 का केस है, तो 85 का केस कहाँ पर जाएगा, 85 का केस आपका केस 80 केस डिफॉल्ट में आएगा, है ना। ये केस में आएगा डिफॉल्ट में, क्योंकि 80 के लिए तो मेंशन ही नहीं है कुछ, तो डिफॉल्ट में आएगा। और डिफॉल्ट में आएगा तो क्या प्रिंट होगा, मार्क्स डू नॉट मैच स्पेसिफिक केसेस, और क्या यील्ड करेगा, ग्रेड सी। क्या यील्ड करेगा, इस ग्रेड के अंदर सी की वैल्यू को यील्ड कर देगा। तो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा ग्रेड सी, यील्ड की मदद से सी। तो इस तरह से आप यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पर एक इनवैलिड एग्जांपल है जहाँ पर आप रिटर्न का इस्तेमाल करो, लिख रहे हो रिटर्न भी नहीं, इट कैन नॉट बी यूज इन दी स्विच एक्सप्रेशन ब्लॉक, जो कि आपका मॉडर्न मेथड है। फॉर द मॉडर्न मेथड आप यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, तो इसमें कंपाइलेशन एरर दे देगा। तो कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पूरा कोड दिया जाता है और बोला जाता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड। तो किसी तरह कई बार ये इस तरह के एरर्स दे देंगे कि आपको रिटर्न बी स्टेटमेंट लिख कर दे देंगे इन दी मॉडर्न स्विच एक्सप्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एरो है मतलब ये स्विच कौन सा है, नया वाला है, और अगर नया वाला है तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, और रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड नहीं है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यील्ड भी हमने सक्सेसफुली कर लिया। अब पढ़ते हैं टेक्स्ट ब्लॉक्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं आपके टेक्स्ट ब्लॉक्स। तो टेक्स्ट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए कन्वीनियंटली। और इसमें आप किसका इस्तेमाल करते हो, ट्रिपल कोट्स का। तो आप क्या करोगे, ट्रिपल कोट्स आप क्या करोगे, जैसे आप सिंटेक्स देखो, आपने लिखा स्ट्रिंग HTML इक्वल्स टू, आपने ट्रिपल कोट्स बनाए, क्या बनाए, ट्रिपल कोट्स। तो यहाँ पर आपके 2 2 4 2 6 एक इधर बना दिए, और 6 से एंडिंग कर दी, और आपने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बीच आपको जितने भी स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स लिखने आप लिख सकते हो। अगर आप इन कोड्स को नहीं लगाते होते, यानी कि अपने नॉर्मल मेथड से जाते, तो आपको क्या करना पड़ता होता है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस, आपको प्लस लिखना पड़ता है ना, प्लस, फिर आप प्लस लिखते, फिर आप प्लस लिखते। अगर ये सारी स्ट्रिंग है तो इन सबको आपको क्या करना पड़ता, प्लस प्लस करके लिखना पड़ता ना, टू कॉन्कैटिनेट। बट यूजिंग द टेक्स्ट ब्लॉक्स ये आपको अलाउ करता है कि आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग में आप ट्रिपल कोड्स का इस्तेमाल कर लो, और यूजिंग दैट ट्रिपल कोड इनसाइड आप जो भी लिखोगे वो एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल होगा, जो कि बहुत इजीली आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये जेसन वगैरह में आपको काफी हेल्प देता है। जैसे आप जेसन लिख रहे हो, तो आप जब जेसन लिख रहे हो तो आप स्ट्रिंग जेसन आपने स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया, एंडिंग में डिक्लेयर कर दिया, अब इनसाइड आप नेम, एलिस, एज 25 आराम से लिख सकते हो। बट विदाउट दैट आपको क्या करने पड़ते हैं, प्लस साइंस लगाने पड़ते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग्स को क्या करना है, एक साथ लिखना है, कॉन्कैटिनेट करके लिखना है, तो आपको प्लस साइन लगाने पड़ते हैं। बट यूजिंग दीज टेक्स्ट ब्लॉक्स आप स्टार्टिंग एंडिंग में ट्रिपल कोड्स का इस्तेमाल करके आप अंदर कन्वीनियंटली जितना चाहे आप स्ट्रिंग्स को लिख सकते हो। तो टेक्स्ट ब्लॉक्स आर नथिंग बट दे अलाउ यू टू राइट द मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपके रिकॉर्ड्स। अब पढ़ते हैं रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स आपके स्पेशल काइंड ऑफ क्लास होते हैं, जो कि आपके बहुत ही सिंपल क्लास होते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड्स को समझना है ना, तो रिकॉर्ड्स बहुत ही सिंपल चीज़ है। रिकॉर्ड्स मीन्स नथिंग बट आप ऐसे कह सकते हो कि एक नया तरीका होता है आपको सिंपल क्लासेस को बनाने का। तो अगर आपसे पूछे कोई रिकॉर्ड्स क्या होते हैं जावा में, तो दे आर अ न्यू वे टू क्रिएट द सिंपल क्लासेस, और ऐसी क्लासेस जिनके अंदर खाली डेटा होल्ड है।
जैसे अगर आप पहले क्लास जब आप कोई क्लास बनाते थे तो आप कैसे बनाते थे, आप लिखते थे पब्लिक क्लास पर्सन। अब आपने उसके अंदर जैसे कोई स्ट्रिंग नेम बनाया, आपने इंट एज बनाया, अब आप क्या करोगे, एक मेथड बनाओगे पब्लिक पर्सन, उसके अंदर नेम एज पास करोगे, फिर दिस कीवर्ड इस्तेमाल करोगे कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। इस तरह से आप बहुत सारा कोड लिखा करते थे। बट जो आपके रिकॉर्ड्स हैं दे प्रोवाइड द सिंपल अप्रोच कि आप सिंपल सा रिकॉर्ड कीवर्ड लिखो, आपका जो भी नाम है पर्सन वो लिखो, और उसके अंदर जो आपको डेटा होल्ड करना है वो लिखो, लेट्स से स्ट्रिंग नेम इंट एज, और बस आप अपनी कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दो। ऑटोमेटिकली ये आपको कंस्ट्रक्टर्स गेटर्स सेटर्स सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो दिस इज दी एडवांटेज ऑफ अ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड्स आपके बहुत ही सिंपल वे होते हैं टू मेक क्लासेस। जैसे यहाँ पर एक पब्लिक लिखा हमने, रिकॉर्ड कीवर्ड लिखा पर्सन, और इसके अंदर स्ट्रिंग नेम और इंट एज डाल दिया, और हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज कर दी। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये गेटर कंस्ट्रक्टर वगैरह टू स्ट्रिंग वगैरह सब जनरेट करके दे देगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपने लिखा पर्सन पी इक्वल्स टू न्यू पर्सन जॉन 30, अब आपने ये लिख दिया कि पर्सन पी इक्वल्स टू न्यू पर्सन जॉन 30, तो यहाँ पे पी तो ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे ये होगी इसकी वैल्यू। अब आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पी डॉट नेम, तो पी डॉट नेम लिखते ही क्या प्रिंट कर देगा, जॉन, और जब आप पी डॉट एज बोलोगे तो ये आपका 30 प्रिंट करके दे देगा। देखा कितना सिंपल है, आप डायरेक्टली यूज कर पा रहे हो चीजों को। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्यूटेबल, दैट इज फील्ड्स आर फाइनल होती हैं, कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा मैनुअली डिफाइन नहीं करना पड़ता मेथड को, आपको सीधा आपका जो फॉर्मेट है सिंटैक्स है उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बस। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो आपने ये अपना जो है रिकॉर्ड बना दिया एंड उसका ऑब्जेक्ट बना के आप डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हो। लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि ये इम्यूटेबल चीज़ों के लिए, तो इट कैन नॉट डिफाइन द म्यूटेबल फील्ड्स, एंड ये एक्सटेंड नहीं कर सकता अदर क्लासेस को। लास्ट टॉपिक आता है सील्ड क्लासेस। तो सील्ड क्लासेस क्या होती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ क्लास होती है जावा में जो रेस्ट्रिक्ट कर देती है अदर क्लासेस को कि वो एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट ना कर पाए इसे। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सील्ड क्लास। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि अगर कोई अनवांटेड या अननोन क्लास है और वो उस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड करना चाहती है या बेस क्लास को, तो वो ना कर पाए, कोई भी अनवांटेड क्लास, उसके लिए सील्ड कीवर्ड यूज करते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन बेटर कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड डिजाइन क्लैरिटी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा है क्योंकि ये रोक दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है अदर क्लासेस को टू एक्सटेंड दी बेस क्लास। अगर इसका सिंटेक्स देखोगे तो हम लिखते हैं पब्लिक और उसका हम सील्ड कीवर्ड यूज करते हैं, सील्ड, फिर क्लास और क्लास का नाम एनिमल। तो देखो इतना समझो, पहले हमने सील्ड कीवर्ड यूज किया, क्लास और क्लास का नाम लिखते हैं एनिमल। अब इसके आगे हम लिखते हैं परमिट्स, कि इसने कौन कौन सी क्लास को परमिट दे रखा है कि वो इसको एक्सटेंड कर सकती है। तो इसने दे रखा है डॉग और कैट, दो क्लास को इसने एक्सेस दे रखा है कि डॉग इसे एक्सेस कर सकता है, कैट इसे एक्सेस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू, जिसको इसने परमिट दे दिया, कोई भी अदर क्लास जो है वो हमारी क्लास एनिमल को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो सील्ड जो है कीवर्ड है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सटेंशन को। परमिट कीवर्ड का इस्तेमाल किस लिए होता है, एक्सप्लिसिटली लिस्ट करने के लिए अलाउड सब क्लासेस, यानी वो कौन सी सब क्लासेस हैं जो अलाउ कर रहा है बेस क्लास टू एक्सटेंड इटसेल्फ। तो जितनी भी परमिटेड सब क्लासेस होती हैं वो डिक्लेयर करती हैं आप अपने आप को एज फाइनल। फाइनल मीन्स वो क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। वो भी सील्ड हो सकती है, दैट इज क्लास कैन स्टिल रेस्ट्रिक्ट हु एक्सटेंड्स इट। एंड नॉन सील्ड मतलब क्लास ओपन है फॉर द एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं एनिमल डॉट जावा। अब एनिमल जो है आपने बना लिया पब्लिक सील्ड क्लास एनिमल, और इसने परमिट दिया है डॉग को और कैट को। इसके अंदर मेथड है वॉइड साउंड और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है एनिमल मेक्स अ साउंड। ठीक है, अब पब्लिक फाइनल क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, जो क्लास डॉग है वो क्या कर रहा है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। और इसके आगे हमने लिख दिया फाइनल कीवर्ड, मतलब इट कांट बी, फाइनल कीवर्ड का क्या यूज था कि इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो यहाँ पर ओवर राइडिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम सेम मेथड का नाम दे रहे हैं, पैरामीटर भी सेम है, नाम भी सेम है मेथड का, बट क्लासेस डिफरेंट है। और इसके अंदर डॉग बार्क्स आ रहा है। इसी तरह से कैट डॉट जावा फाइल बनाएंगे, ये क्या थी, ये डॉग डॉट जावा थी। और इसी तरह से हम कैट डॉट जावा फाइल बनाएंगे, ये भी कैट डॉट जावा, जहाँ पर हम पब्लिक और कैट को हम बना रहे हैं नॉन सील्ड। नॉन सील्ड मतलब कैट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पब्लिक नॉन सील्ड क्लास कैट जो एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि एनिमल क्लास ने परमिट कर रखा है अपनी कैट क्लास को। यहाँ भी ओवरराइडिंग होगी, सेम हम वॉइड साउंड मेथड यूज कर रहे हैं विद हैविंग द नो आर्गुमेंट्स, और यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कैट म्याउज। बट ध्यान रखना ये नॉन सील्ड है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमने एक और फाइल बनाई पर्शियन कैट डॉट जावा, और ये पर्शियन कैट, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, एक तो ये लोड होने में बहुत टाइम लगाता है। अब ये जो पर्शियन कैट डॉट जावा है ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, कैट को। क्यों, क्योंकि कैट का एक नॉन सील्ड क्लास है, अगर वो नॉन सील्ड है तो उसको एक्सटेंड कर सकती हैं अदर क्लासेस भी। तो यहाँ पर भी ओवरराइड हो रहा है वॉइड साउंड पर्शियन कैट म्याउज डिफरेंटली। अब आते हैं अपनी मेन फाइल पर, दैट इज मेन डॉट जावा पर, और उस मेन डॉट जावा फाइल के अंदर हम मेन क्लास मेन मेथड बनाएंगे और अपने एनिमल ऑब्जेक्ट A1 A2 और A3। तो यूजिंग A1 वी आर राइटिंग न्यू डॉग, देन न्यू कैट एंड देन न्यू पर्शियन कैट।
एंड यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स वी आर कॉलिंग द सेम मेथड साउंड 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 साउंड। अब तीनों का साउंड आ जाएगा कि डॉग बार्क्स, कैट म्याउज, पर्शियन कैट म्याउज डिफरेंटली। तो आपका जो डॉग था, इस डॉग ने एनिमल को एक्सटेंड किया और डॉग को फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। कैट ने भी किया बट कैट को फर्दर एक्सटेंड किसने किया? पर्शियन कैट ने। दैट्स हाउ द आपकी तीनों जो है आपकी प्रिंट हो गई वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं सील्ड क्लास के। जो आपकी सील्ड क्लास है वो डिक्लेयर करे परमिटेड सब क्लास को यूजिंग दी परमिट कीवर्ड। परमिटेड सब क्लासेस जो है वो सेम पैकेज या सेम मॉड्यूल में होनी चाहिए। सेम पैकेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमिटेड क्लास मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम पैकेज और द सेम मॉड्यूल। हर एक परमिटेड सब क्लास को एक्सप्लिसिटली आप डिक्लेयर करोगे कि वो फाइनल है, सील्ड है या नॉन सील्ड है। फाइनल मतलब इट कांट बी एक्सटेंडेड, सील्ड मतलब वो परमिट कर सकता है किसी पर्टिकुलर क्लास को कि वो उसको एक्सटेंड कर पाए, और नॉन सील्ड मतलब कोई भी क्लास जो है वो एक्सटेंड कर सकती है दैट पर्टिकुलर क्लास को। आई रिपीट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल, सील्ड एंड नॉन सील्ड। फाइनल मतलब अब वो एक्सटेंड ही नहीं हो सकता, सील्ड मतलब वो परमिट कर सकता है कुछ सिलेक्टेड क्लास को, नॉन सील्ड मतलब वो कोई भी क्लास उसको एक्सटेंड कर सकती है। और ये बोथ क्लासेस एंड इंटरफेसेस पर अप्लाई होता है। ठीक है। तो व्हेन टू यूज सील्ड क्लासेस, जब आपको रिस्ट्रिक्ट करना हो, जब आपको सिक्योर एपीआई फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एंड व्हेन ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस आर देयर। तो इसके साथ हमने यूनिट 3 को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी थी। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी वन शॉट के साथ।